हाँ जी, today is the day 10 of the fast track revision series for CA Final FM January 2026 students. Up till now, we have completed 5 chapters. पहला was mutual fund, second mergers, third derivatives, fourth portfolio management, and the fifth was security valuation. I don't think ये 5 चैप्टर में आपको अब कोई डाउट होना चाहिए. सब कुछ हमने कवर किया, ईच एंड एवरीथिंग. बट फिर भी अगर आपको कोई भी कंसेप्ट में डाउट है या क्वेश्चन सॉल्विंग में डाउट है, प्लीज लेट मी नो इन द टेलीग्राम डिस्कशन ग्रुप. सर मैंने तो ज्वाइन ही नहीं किया, लिंक ही नहीं पता. भाई मिलेगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, देख लो. पहले वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दिया हुआ है. जल्दी से ज्वाइन करो एंड प्लीज आस्क रेलेवेंट क्वेश्चंस फॉर एएफएम. जितने क्वेश्चंस पूछ सको पूछो, सो दैट यू कैन स्कोर एटलीस्ट 80 टू 85 इन एएफएम. हमें एग्जामिनेशन तो लाना ही है, बट वी हैव टू गेट स्कोर अबव 80. ठीक है. आज हम करेंगे कौन सा चैप्टर सर? आज हम करेंगे इंटरेस्ट रेट रिस्क मैनेजमेंट. सर मैंने क्यों इंटरेस्ट रेट रिस्क मैनेजमेंट सिक्योरिटी वैल्यूएशन के बाद ही चूज किया है, दैट यू विल कम टू नो विद इन सम फ्यू मिनट्स. इफ यू आर न्यू टू दिस चैनल, अ ब्रीफ अबाउट मी. मैं हूं अमन अग्रवाल, आपका दोस्त, आपका मेंटर, एंड आई एम अ सीए फाइनल एंड सीएफए ट्यूटर. सो लेट्स स्टार्ट टुडे विद द इंटरेस्ट रेट रिस्क मैनेजमेंट वाला चैप्टर. आपको पता ही है हम कैसे करते हैं. पहले समझते चैप्टर में क्या है, देन कंसेप्ट समझेंगे, देन क्वेश्चन सॉल्विंग करेंगे. अगेन आई विल टेल यू कि अगर आपका जैन 2026 में एग्जाम्स है, प्लीज मेक श्योर ये वीडियोस वॉच करो एंड तुरंत क्वेश्चन सॉल्व करो. आज अगर मान लो आप इंटरेस्ट रेट रिस्क मैनेजमेंट वॉच कर रहे हो, ठीक है, वीडियो देख रहे हो, ये नहीं होना चाहिए कि 3 दिन बाद जाके क्वेश्चन सॉल्व करो. तो वो आपको जो जो क्लैरिटी, जो पैनिक नहीं मिलेगा, जो क्लैरिटी मिलना चाहिए वो नहीं मिलेगा. बिकॉज आप जब मेरे साथ प्रैक्टिस कर लियो, वीडियो देख लियो, फिर आप जब क्वेश्चन सॉल्व कर लियो, जो कॉन्फिडेंस आएगा ना वो तगड़ा आएगा. उसके बाद पर आपको इंटरेस्ट रेट रिस्क मैनेजमेंट देखना ही नहीं है. मतलब फिर सेकंड रिवीजन में जस्ट समरी रिवाइज करना है. हर एक चैप्टर के लिए मैं बोल रहा हूँ. प्लीज 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 जब वॉच करो, वीडियो देखो एंड तुरंत अपना सॉल्व करो. ऐसा मत करना कि आज देखा आपने 3 दिन बाद कोई चैप्टर करो, देन डजंट मेक सेंस. फिर उसी दिन देखना. डोंट वेस्ट योर टाइम. ठीक है. अगर आपको लगता है सर मेरा सॉलिड बेस है, मेरे को कंसेप्ट नहीं क्वेश्चन सॉल्विंग में चलना है, आप डायरेक्टली टाइम स्टैम्प देख के आप अपने क्वेश्चन सॉल्विंग में चल जाओ. मोस्टली जितने भी स्टूडेंट्स मेरे को अभी आफ्टर आई लॉन्च दिस सीरीज, उसके बाद मेरे को जितने भी मैसेजेस आए हैं, ऑलवेज की सर कंसेप्ट पहले बता दो, आप जो कर रहे हो बहुत सही है, फिर क्वेश्चन पे वी आर गेटिंग कॉन्फिडेंस. इस चैप्टर में आई विल टेल यू कि कांसेप्ट का टाइम स्पैन बहुत कम रहेगा. बिकॉज़ देयर आर समथिंग जो सम के साथ ही बोल सकते हैं. जैसे स्वैप्शन में करेंसी स्वैप, इंटरेस्ट रेट स्वैप जो भी आएगा, वो हम क्वेश्चन के साथ ही करेंगे. कांसेप्ट जो भी बेसिक है वो समझ के देन विल गो इन डिटेल्स. ठीक है. तो लेट्स स्टार्ट विद द इंटरेस्ट रेट रिस्क मैनेजमेंट. सर चैप्टर बहुत इजी है, स्कोरिंग चैप्टर है. हर चैप्टर की स्कोरिंग है, बट दिस एंड द सिक्योरिटी वैल्यूएशन, ये दोनों चैप्टर बहुत ज्यादा स्कोरिंग है. बिकॉज सर चैप्टर इजी है, बस फॉर्मूला बिठाना है. फॉर्मूला आप तभी बिठा पाओगे आपको जब क्लैरिटी रहेगा. ठीक है. कुछ कुछ अगेन देयर आर सम थिंग्स जहाँ पे आपको दिमाग नहीं लगाना है, बट जहां जहां दिमाग लगाना है वहां पे आई विल फोकस मोर. ठीक है. सर इंटरेस्ट रेट रिस्क मैनेजमेंट ये हम चालू करेंगे आज. सर ये चैप्टर में करना क्या है ये बताओ. सर पहले तो हम समझेंगे इंटरेस्ट रेट होता क्या है. ठीक है. फिर हम समझेंगे सर इसमें क्या रिस्क है, व्हाई रिस्क, रिस्क है भी तो है क्या. ठीक है. फिर बेंचमार्क्स क्या होते हैं इंटरेस्ट रेट के, अगर कुछ होते हैं तो ये हम समझेंगे. ठीक है. फिर हम ये भी समझेंगे कि भाई इंटरेस्ट रेट रिस्क टाइप्स क्या होते हैं. मतलब अगर मेरे को पता अगर कोई रिस्क होते हैं तो क्या, मतलब व्हाट आर द टाइप्स ऑफ द रिस्क, क्या टाइप्स के होते हैं. ठीक है. फिर अगर टाइप्स मेरे को पता चल गया, हम उसको हेज कैसे करते हैं. ठीक है. हेज करने के पहले हमें ये भी देखना है मेजर कैसे करते हैं हम. अगर मेरे को पता है, मान लो मेरे को पता है कि जैन 26 का मेरा ऑडिट का पेपर में स्पेशल ऑडिट वीक है, अगर आपको पता है, तो भाई आप उसको मेजर करना कैसे करोगे कि कितना वीक है. एफएम में अगर आपको मान लो इंटरेस्ट रेट रिस्क मैनेजमेंट हार्ड लगता है, तो भाई आपको कैसे हार्ड लगता है, क्या हार्ड लगता है, उसको मेजर कैसे करोगे कि भाई ये मेरा फॉर्मूला हार्ड है या ये पोर्शन मेरे को हार्ड लगता है, ऐसे ना. तो वैसे ही करेंगे. ठीक है. फिर हेज करेंगे. फिर बेसिकली हम लोग सम्स करके आगे निकल जाएंगे. ठीक है. अभी हेज कैसे करेंगे उसके भी टाइप्स है. तो ये मेरा चैप्टर है. सर हमने सिक्योरिटी वैल्यूएशन के बाद ही क्यों किया, इंटरेस्ट रेट रिस्क मैनेजमेंट में उसके बाद भी कर सकता था. बिकॉज आपको अभी थोड़ा थोड़ा याद होगा, आपको एकदम ताजा याद है कि भाई सिक्योरिटी वैल्यूएशन में हमने एक चीज पढ़ा था, बॉन्ड्स. हमने इक्विटी और बॉन्ड्स के बारे में पढ़ा. बॉन्ड्स में हमने देखा कि प्राइस यानी एक इंटरेस्ट रेट चीज बोल के होता है, ये दोनों इन्वर्स रिलेशनशिप है. मतलब बॉन्ड का प्राइस गिरेगा जब इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा. बराबर हमने यही सीखा था कि सर अगर मेरा इंटरेस्ट रेट अगर कोई बढ़ रहा है, मतलब 7 से 8% हो रहा है, तो मेरा प्राइस 100 से 95 हो जाएगा. हमने यही सीखा था. तो ये क्या था, प्राइस और इंटरेस्ट रेट का इन्वर्स रिलेशनशिप है. मतलब ये बढ़ेगा तो ये गिरेगा. हमने यही सीखा था. एंड बॉन्ड वही असम्पशन पे, वही बेसिक पे, वही टर्मिनोलॉजी पे, वही स्कूल ऑफ थॉट पे बेस होता है. ठीक है. बॉन्ड का वैल्यूएशन वैसे ही होता है. और कोई भी चीज आप देख लो ना, अगर आप इक्विटी का भी वैल्यूएशन कर रहे हो कोई डीसीए वगैरह से, अगर आप डिस्काउंट रेट को ज्यादा लोगे तो आपका पीवी कम आएगा.
अगर आप डिस्काउंट रेट कम लोगे तो पीवी ज़्यादा आएगा। तो एवरीवेयर देयर इज़ अ सेम कांसेप्ट कि भाई इनवर्स रिलेशनशिप होता है इंटरेस्ट रेट एंड प्राइस का, बिकॉज़ टाइम वैल्यू ऑफ मनी कांसेप्ट है। लॉजिक समझ आ रहा है इतना? ठीक है। सर फिर भी हमने क्यों किया? बिकॉज़ अभी हमें पता है इंटरेस्ट रेट का क्या-क्या फैक्टर्स होते हैं। हमने बॉन्ड में देख के ही आया है कि कन्वर्शन कब होता है, वगैरह कब होता है। इंटरेस्ट रेट इज़ अ न्यू टॉपिक फॉर अस एंड मतलब अभी नया-नया सीखा है। तो हमको तो ये तो पता है सर इंटरेस्ट रेट क्या होता है और बॉन्ड्स में हमने वैल्यूएशन भी किया है इंटरेस्ट रेट होता क्या है। बट सर हमें एक चीज़ समझना है कि इसमें रिस्क क्यों है? व्हाट आर द फैक्टर जो रिस्क लेता है? हम जो बोल रहे हैं सर इंटरेस्ट रेट में रिस्क होता है कुछ। क्या फैक्टर्स हो सकते हैं सर रिस्क होता है? आपको अगर याद हो हमने एक हैबिटेट थ्योरी पढ़ा था। हमने एक लिक्विडिटी थ्योरी पढ़ा था, ठीक है? तो हमने क्या बोला था कि लिक्विडिटी हर जगह आपको अगर आप लॉन्ग टर्म बॉन्ड्स में ले रहे हो, तो एक पेनल्टी देना पड़ेगा, एक एक्स्ट्रा कंपेंसेशन देना पड़ेगा कि भाई मैं अपना लिक्विडिटी फॉरगो कर रहा हूँ। हैबिटेट थ्योरी में हमने क्या पढ़ा था कि सर सबका तरीका अलग होता है, सबका रिक्वायरमेंट्स अलग है। आपको हो सकता है रिक्वायरमेंट आज 1 महीना पहले मेरे वीडियोज़ देखने का। कोई का रिक्वायरमेंट है सर मैं रेगुलर क्लास देख लिया उससे ही मेरा हो जाएगा, मेरे को ये नहीं चाहिए। हर जन का रिक्वायरमेंट है। आज अगर मैं सीरीज़ डाल रहा हूँ, ये वीडियो डाल रहा हूँ, ये ज़रूरी नहीं है कि 1 लाख बच्चे जो दे रहे हैं, 1 लाख बच्चे को ही ज़रूरत होगा, बराबर? हो सकता है उससे 20,000 बच्चे को ज़रूरत हो या 5,000 बच्चे को ज़रूरत हो। तो मेरा आई एम कैटरिंग टू ओनली दोज़ 5 टू 10,000 स्टूडेंट्स ओनली, बराबर? सो हर एक का रिक्वायरमेंट अलग होता है। एक को है कि भाई मैं 3 महीना पहले कोई वीडियोज़ नहीं देखूँगा, मैंने जो पढ़ा है, मेरा जो डिटेल नोट्स है, मैं उससे करूँगा। तो सबका अलग-अलग रिक्वायरमेंट होता है। वैसे ही हैबिटेट थ्योरी बोलता है हर जन का बॉन्ड का रिक्वायरमेंट अलग होता है। मेरे को हो सकता है 5 साल के लिए ज़रूरत है, आपको हो सकता है 10 साल के लिए, कोई सामने वाले को 15 साल के लिए, बराबर? इससे क्या होता है हमारा जो इंटरेस्ट रेट है बहुत बड़ा फैक्टर हो जाता है। मान लो अगर 5 साल का बॉन्ड का ज़्यादा डिमांड है, उसका इंटरेस्ट रेट हायर होगा, व्हेरेas 4 साल के बॉन्ड का या 7 साल के बॉन्ड का डिमांड कम है। तो वहाँ पे क्या हो जाएगा मेरा इंटरेस्ट रेट कम होगा बिकॉज़ वहाँ पे डिमांड कम है, सप्लाई तो सेम ही है मान लो। वी आर कंसीडरिंग कि सप्लाई सब जगह इक्वल है, बट वहाँ पे ये प्रॉब्लम नहीं जो है। इंटरेस्ट रेट जो है उसका रिस्क व्हाट आर द फैक्टर्स कि मेरा भाई इंटरेस्ट रेट रिस्क क्या होता है? भाई मेरा इंटरेस्ट बढ़ नहीं जाए, घट नहीं जाए। ठीक है? अगर आई एम एन इन्वेस्टर, ठीक है? मैं चाहूँगा अगर मैंने फ्लोटिंग अभी ठीक है, फ्लोटिंग और वो छोड़ देते हैं। मैं चाहूँगा देयर आर 2 टाइप ऑफ इन्वेस्टर्स, ठीक है? एक जन चाहेगा कि इंटरेस्ट रेट बढ़े, एक जन चाहेगा इंटरेस्ट रेट गिरे, ठीक है? कब कौन चाहेगा वो वी विल कम टू नो दैट बट फर्स्ट ये अंडरस्टैंड करो कि क्या रिस्क है? अगर मैं बोल रहा हूँ रिस्क है, जैसे मैं इक्विटी में अगर आपको पता है, हम बोलते हैं ना इक्विटी में रिस्क है, भाई क्या रिस्क है कि अगर मैंने अडानी को 1000 में खरीदा है, वो 900 नहीं हो जाए, 700 नहीं हो जाए, दैट इज़ अ रिस्क। फिर और एक जन को रिस्क है कि अडानी 1000 का 1100 नहीं हो जाए। सर कौन कब है? जब अगर मैंने अडानी में लॉन्ग हूँ मैं, ठीक है? अडानी को बाय करके रखा तब आई एक्सपेक्ट कि अडानी गिरे नहीं। बट अगर आप मान लो अडानी को शॉर्ट सेल करके रखे हो कि 1000 का उसको नीचे आना है, वो अगर ऊपर चल जाएगा तभी आपको नुकसान है, तभी वो रिस्क है। सेम इंटरेस्ट रेट पे भी है। कोई चाहेगा कि इंटरेस्ट रेट बढ़े, कोई चाहेगा इंटरेस्ट रेट गिरे। ठीक है? ये समझ में आया। सर अब व्हाट आर द फैक्टर्स जो हम बात कर रहे थे, तो पहला फैक्टर वाज़ डिमांड एंड सप्लाई कि भाई हर एक जो मैच्योरिटी पीरियड है, उसमें कैसा डिमांड एंड सप्लाई है, उस हिसाब से वो रिस्क बढ़ेगा। अगर मेरे को लगता है शॉर्ट टर्म जैसे अगर इन्फ्लेशन ज़्यादा एक्सपेक्टेशन है, ठीक है? कि भाई इन्फ्लेशन विल बी हायर, ठीक है? तो क्या हो सकता है डिमांड बढ़ सकता है कि शॉर्ट टर्म बॉन्ड का। तो हो सकता है सप्लाई उतना कम है। सप्लाई मान लो ₹100 का बट लोग आ गए 110 लोग आ गए। तो 10 लोग ज़्यादा आ गए बराबर? तो वहाँ से भी एक इंटरेस्ट रेट का एक हाइक ऑब्वियसली कोई भी चीज़ हमको पता है कि जब भी डिमांड सप्लाई का हम लोग ने इकोनॉमिक्स में यही सीखा है। मिसमैच होता है तो वो प्राइस बढ़ जाता है, घट जाता है। अगर डिमांड हायर साइड पे है तो बढ़ जाता है, सप्लाई हायर साइड पे है तो गिर जाता है। हम लोग ने यही सीखा था एंड सेम चीज़ हर जगह होता है। आप प्राइस में भी देख लो जैसे हम लोग ने सिक्योरिटी वैल्यूएशन में टेक्निकल एनालिसिस सीखा। प्राइस एक्शन भी वही होता है डिमांड सप्लाई के। तो सर हम लोग ने डिमांड सप्लाई होता है फैक्टर। सेकंड होता है इन्फ्लेशन। भाई अगर हायर इन्फ्लेशन है, अगर मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि भाई आज 6 महीने में इन्फ्लेशन हायर होगा, तो मेरा जो शॉर्ट टर्म बॉन्ड है उसमें हायर इन्फ्लेशन है उसका रेट हायर होगा। सर क्यों हायर रेट होगा? बिकॉज़ मेरे को डर है भाई इन्फ्लेशन हायर महँगाई बढ़ जाएगा। तो मैं बोलूँगा अगर मैं तेरे पास पैसा लगा रहा हूँ मेरे को कंपनसेशन चाहिए उसका, ठीक है? अगर लॉन्ग टर्म में मान लो आज से 2 साल या 3 साल में मेरे को लगता है इकोनॉमी रिसेशन में जाएगा। जब 2021 से 23 में जब एक हवा था मतलब एक noise in the earth and that was true also और let's let's not go there true था कि false था but what I'm trying to say वहाँ पे एक noise था कि भाई यूएस इकोनॉमी रिसेशन में जाने वाला है 3-4 साल तो आप देखोगे 5 to 7 इयर्स वाले जो बॉन्ड थे उसके जो इंटरेस्ट रेट थे दैट वाज कंपेयर्ड टू द शॉर्ट टर्म इट वाज डाउन बिकॉज़ शॉर्ट टर्म इन्फ्लेशन बहुत हायर रेट पे था ठीक है
तो दैट फर्स्ट वाज इन्फ्लेशन, सेकंड वाज डिमांड एंड सप्लाई एंड थर्ड इज गवर्नमेंट पॉलिसीज। अभी गवर्नमेंट जो फिस्कल एंड मॉनेटरी पॉलिसीज करती है, सिर्फ फिस्कल भी, यस फिस्कल में भी कहीं ना कहीं तो इफेक्ट आता ही है, जो एक्सपेंडिचर वो लोग करती है। अगर गवर्नमेंट ज्यादा एक्सपेंडिचर करी, इकोनॉमी में ज्यादा ला रही है, तो देर आर वो सब पॉलिसीज तो आते ही, तो गवर्नमेंट पॉलिसीज ऑल्सो पेयर पिक्चर। सर कैसे? पहले तो मॉनेटरी पॉलिसी हो सकता है कि भाई गवर्नमेंट जैसे आप लिक्विडिटी कितना छोड़ो, जैसे आरबीआई के गवर्नर आता है हमें बोलता है कि वी आर न्यूट्रल, फेड रेट आता है बोलता है वी आर न्यूट्रल, ये वगैरह जो बोलते हैं वो लोग बोलते हैं भाई मैं इतना इकोनॉमी में लिक्विडिटी रहेगा, ये रेट रहेगा। तो दीज आर द फैक्टर्स विच डिटरमाइन कि मार्केट में कैसे इंटरेस्ट रेट फ्लो करेगा, बराबर। सेकंड, गवर्नमेंट इज अ प्रिंटिंग मशीन, उसको कुछ भी लगेगा वो प्रिंट कर देगा, तो अगर ज्यादा प्रिंटिंग हो जाएगा तो इन्फ्लेशन ज्यादा हो जाएगा, कंज्यूम ज्यादा होगा, तो देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स दैट गोइज इनटू पिक्चर। ऐसा हम 3 चीज़ में नहीं बोल सकते, बट हमें ये पता है इंटरेस्ट रेट रिस्क मतलब कि भाई वो बढ़े या गिरे नहीं। ये फैक्टर्स क्या-क्या हो सकते हैं सर? डिमांड सप्लाई फैक्टर हो सकता है, एक इन्फ्लेशन फैक्टर हो सकता है, एक गवर्नमेंट के पॉलिसीज़। नाउ मॉनेटरी भी हो सकता है, फिस्कल भी हो सकता है, गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर जो फिस्कल में आता है, आपके प्रिंटिंग मशीन्स सॉरी प्रिंटिंग करेंसीज़ वगैरह, ये सारे सारे चीज़ें फैक्टर्स हो सकते हैं। समझ आया कि रिस्क के फैक्टर्स क्या-क्या होंगे? समझ आया? ठीक है। अब क्या होता है, जैसे हम इक्विटी में बोलते हैं कि भाई हमें एक बेंचमार्क चाहिए, हम कंपेयर कैसे करेंगे? कोई के साथ कंपेयर करेंगे ना। तो आप जब कंपेयर करोगे कैसे करोगे? तो कंपेयर करने के लिए क्या, जैसे इक्विटी में हम निफ्टी 50 या सेंसेक्स बोलते हैं, या फिर हम एस&पी 500 बोलते हैं। ये सब जो हम करते हैं एक बेंचमार्क को लेते हैं, ठीक है? तो इंटरेस्ट रेट पे भी ऐसा बेंचमार्क होता है, ठीक है? कि क्या रेट पे होगा, कैसे होगा? जैसे बहुत सारे म्यूचुअल फंड्स क्या बोलते हैं कि भाई मैं निफ्टी 50 को आउट परफॉर्म करूंगा प्लस माइनस टू, मतलब अगर निफ्टी 12% है तो मैं 14 दूंगा या 10 दूंगा, ऐसा कुछ देते हैं। तो वैसे इंटरेस्ट रेट में भी कोई एक बेंचमार्क होना चाहिए। तो सर बेंचमार्क क्या होता है? तो पहले के दुनिया में लीवर चलता था, लंदन इंटर बैंक एक्सचेंज ऑफर रेट, ठीक है? प्री 2015 और 16 उसके पहले ये चलता था, बट उसमें कुछ एक स्कैम आया। अगेन एवरीथिंग इज अ स्कैम, हर एक चीज में स्कैम है, बट नाउ वी हैव टू नो हम स्कैम से कब बाहर आ पाए। फाइनेंस इंडस्ट्री में आई डोंट थिंक सब कुछ ट्रांसपेरेंट है, देयर इज सम लूप होल्स एंड दैट विल ऑलवेज बी देयर, बिकॉज आप रेगुलेशन ज्यादा टाइट भी नहीं कर सकते हो, ज्यादा लूज भी नहीं कर सकते हो, तो देयर इज अ बैलेंस बिटवीन कि स्कैम होगा या नहीं होगा, मतलब स्कैम मतलब दिस इज अ मैनिपुलेशन एवरीवेयर, ठीक है? तो जो बेंचमार्क है वहाँ पे एक प्रॉब्लम आया था, तो उसके बाद क्या किया था, उसके बाद इकोनॉमिस्ट ने बात किया, उसके बाद आया कि भाई एआरआर को लेंगे, मतलब अल्टरनेटिव रेफरेंस रेट लेंगे। हर एक कंट्री का अलग है, जैसे यूके का सोनिया है, यूएसए का सॉफर है, जापान का तोरन या ऐसा कुछ है, ठीक है? सो दीज आर द अनसिक्योर्ड और सिक्योर्ड। यूएसए वाला आई गेस यूएसए वाला सॉफर इज सिक्योर्ड, बाकी जितने भी शॉर्ट टर्म रेट्स है वो है अनसिक्योर्ड, ठीक है? जैसे इंडिया का मीबर है, मुंबई इंटरबैंक ऑफर रेट। तो दीज आर द सम थिंग्स जो अब डिटरमाइन करता है कि भाई ये इस इकोनॉमी का ये रेट होना चाहिए, शॉर्ट टर्म रेट, ठीक है? ये फ्लोटिंग होता है। सर फ्लोटिंग फिक्स बताओ। फ्लोटिंग फिक्स मतलब क्या होता है, आप जब बैंक में एफडी करने जाते हो, अगर आप गए हो कभी, ठीक है? तो आप देखोगे, चलो आप एक आज आपका एक होमवर्क है, कोई भी बैंक को पकड़ो, ठीक है? कोई भी बैंक जहाँ पे आपका अकाउंट है, गो देयर, जस्ट टाइप, सपोज यू आर टाइपिंग एक्सिस बैंक एफडी रेट्स, टाइप करोगे, आएगा नीचे एफडी रेट्स आएगा, वहां पे रहेगा एक दो तरीका का, एक कॉलेबल नॉन कॉलेबल, हमने सीखा था कॉलेबल नॉन कॉलेबल कल, वो छोड़ देते, बट आएगा एक फिक्स या फ्लोटिंग। फिक्स मतलब क्या? भाई आपका टेन्योर अगर आपने 5 साल के लिए एफडी को लॉक किया है, तो 5 साल तक वही रेट मिलेगा। अगर मान लो फिक्स है 4%, तो आपको 5 साल तक 4% ही मिलेगा, फिर दुनिया इधर का उधर हो जाए। मेरे को उससे मतलब नहीं है, मैं आपको 4% दूँगा ही दूँगा। इंटरेस्ट रेट फिर आगे चल के कुछ भी हो। फ्लोटिंग क्या बोलता है, भाई आपका जैसा जो अनसिक्योर्ड रेट है, जो सॉफ्टवेयर है, सोनिया है, मिबर है, इसके हिसाब से मैं आपको बताऊँगा। इसके हिसाब से मैं रेट दूँगा। अगर ये आज 4% है, मैं आपको 4 दूँगा। अगला 6 महीने बाद अगर 5% है, तो मैं 5 दूँगा। फ्लोटिंग मतलब क्या, चेंज होते रहता है, मतलब बहता रहता है। और फिक्स मतलब क्या भाई, आप स्थिर हो, आप जो बोलोगे वही होगा, ठीक है? फ्लोटिंग वाला क्या होता है, आज जो आपने फ्लोटिंग इज़ बेसिकली आज अगर जो रेट है, आज मान लो ये कौन-सा महीना चल रहा है, नवंबर। नवंबर ये महीना है, ठीक है? आज अगर 7% लिबर रेट है मान लो, ठीक है? तो ये किसके लिए रहेगा ना, ये रहेगा आपका नवंबर टू मार्च वाला पीरियड मान लो, इसके लिए।
मतलब आज जो एडवांस सेट होता है, जो फ्लोटिंग रेट के जो रेट्स होते हैं वो एडवांस सेट होता है। समझ आया? हाँ या ना? फ्लोटिंग समझ आया क्या सर? फ्लोटिंग समझ आया, बेंचमार्क समझ आया। तो बेंचमार्क कुछ भी हो सकता है, सॉफ्टवुड हो सकता है, लीबर हो सकता है, अमीबर हो सकता है, सोनिया हो सकता है, टोरन हो सकता है। टोरन या तो जापान का क्या है? टोरन टी टोनार है। जापान का टोनार है, ठीक है? तो जापान का टोनार है। तो ऐसा वी डोंट हैव टू रिमेंबर these नेम्स बट these आर सम ऑफ द नेम्स यू हैव टू बी familiar with। इंटरेस्ट है तो एग्ज़ाम के बाद देखना कौन से कंट्रीज़ का क्या-क्या आपका रेट्स है, वो देख लेना। बेंचमार्क रेट्स है तो निकल जाएगा। सो दिस वाज़ माय इंटरेस्ट रेट एंड द रिस्क। हमें बेंचमार्क भी पता चल गया। सर ये तो हमें समझ में आ गया। अब मेरे को सर जो मेजर टॉपिक है ये मेरे को बताओ सर, इंटरेस्ट रेट जो रिस्क होते हैं वो टाइप्स क्या होते हैं? व्हाट आर द टाइप्स ऑफ इंटरेस्ट रेट रिस्क? तो बाबू 3 तरीके के ऑलमोस्ट 3 से 4 तरीके के रिस्क होते हैं। पहला हो गया गैप एक्सपोज़र, हम लिख लेते हैं फिर हम बात करेंगे। सेकंड हो गया बेसिस रिस्क, थर्ड हो गया एम्बेडेड ऑप्शन रिस्क, ठीक है? फोर्थ हो गया यील्ड कर्व रिस्क, फिफ्थ हो गया प्राइस या रीइन्वेस्टमेंट रिस्क, ठीक है? अब हमें पता है सर प्राइस या रीइन्वेस्टमेंट रिस्क हमने कल सिक्योरिटी वैल्यूएशन में पढ़ लिया था। सर प्राइस रिस्क क्या होता है? इन्वेस्टमेंट रीइन्वेस्टमेंट रिस्क क्या होता है? प्राइस रिस्क हमें पता था। अगेन प्राइस रिस्क इज़ बिकॉज़ ऑफ द असम्पशन कि भाई इन्वर्स रिलेशनशिप होता है, ठीक है? तो अगर इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा तो प्राइस घटेगा। तो मेरा अगर मैंने जो ट्रेड करते हैं उसमें नुकसान हो सकता है। रीइन्वेस्टमेंट मतलब जो भाई मैं मेरे को जो ड्यूरिंग द टेन्योर जो भी पैसा मिलेगा, उसको मैं रीइन्वेस्ट क्या रेट पे अगर मेरे को लोअर रेट पे करना पड़े मेरे लिए नुकसान है। तो ये हमने पढ़ा था इसके लिए हमने ये भी पढ़ा था कि इम्यूनाइज़ेशन में होता है। ठीक है, हाउ कैन वी इम्यून दिस रिस्क? हमने वो भी देखा था सिक्योरिटी वैल्यूएशन में, तो दिस इज कॉमन। सर गैप एक्सपोज़र क्या होता है? बेसिस रिस्क क्या होता है? एम्बेडेड ऑप्शन एंड यील्ड कर्व। यील्ड कर्व रिस्क अगेन जैसे यील्ड कर्व हम प्लॉट करते हैं तो एज़ एंड व्हेन द मैच्योरिटी या पासेस उसके हिसाब से वो रिस्क, तो दैट इज आल्सो नॉट समथिंग वी नीड टू लुक फॉर। हम अभी यहाँ फोकस करेंगे बस ये दोनों में, गैप एक्सपोज़र एंड बेसिस रिस्क पे। सर गैप एक्सपोज़र क्या होता है? अब पहले ये मेरे को बताओ, हमने इतना जो पढ़ा, इंटरेस्ट रेट रिस्क जो होता है, आपको क्या लगता है कौन से इंडस्ट्री पे ज़्यादा फोकस रहता है? व्हिच इंडस्ट्री मतलब इज़ इट टू अ कोचिंग इंडस्ट्री, इज़ इट टू अ मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री, इज़ इट टू अ बैंकिंग इंडस्ट्री, इज़ इट टू अ ट्रेडिंग इंडस्ट्री, सर्विस इंडस्ट्री, कहाँ पे ज़्यादा रहेगा? इंटरेस्ट रेट जो रिस्क है, वो कहाँ ज़्यादा रहेगा मेरे को बताओ? द क्वेश्चन इज़ दिस। मैं एक सिंपल क्वेश्चन पूछ सकता था बट आई कॉम्प्लिकेटेड इट एक्चुअली। बताओ मेरे को। सर बैंकिंग मतलब फाइनेंशियल सर्विस सेक्टर पे जो भी कंपनीज फाइनेंशियल सर्विसेज पे क्या बोलते हैं उसको एसोसिएटेड है या फिर रिलेटेड है, उनको इंटरेस्ट रेट रिस्क रहेगा। ठीक है, तो हमें ये तो एक समझ में ऐसे फाइनेंशियल सर्विसेज कंपनी का इंटरेस्ट रेट रिस्क रहेगा। अब इनका एसेट और लायबिलिटी क्या होता है मेरे को बताओ। नाउ वी विल ओनली फोकस ऑन बैंक्स। ठीक है, मैं बैंक बोल के एक एग्जांपल लूंगा। नाउ टेल मी योर फेवरेट बैंक। चलो एक्सिस बैंक पकड़ते हैं। ऐसा नहीं मेरा फेवरेट है ये बट ऐसा पकड़ लिया। ठीक है, एक्सिस बैंक पकड़ते हैं। अब एक्सिस बैंक का एसेट क्या होगा, लायबिलिटी क्या होगा, मेरे को 2 मिनट सोच के बताओ। एक्सिस बैंक का एसेट और लायबिलिटी क्या होगा? सपोज़ आप एक्सिस बैंक का बैलेंस शीट देख रहे हो, क्या देखोगे आप? क्या है उसके एसेट्स? 90% फाइनेंशियल एसेट्स होंगे। भाई बैंक का काम ही क्या है? पैसा लेना, पैसा देना। कभी भी कोई चीज़ का समझ नहीं आए ना, जैसे कोई भी मैन्युफैक्चरिंग का कोई आपको समझ नहीं है, कोई कभी आप उसका बेसिक देख लेना कि भाई आप उसका काम क्या है, धंधा क्या है? वही उसका एसेट होना चाहिए। लैंड, बिल्डिंग, ऑफिस, एसी, मोबाइल फ़ोन, ये आईपैड, लैपटॉप ये सब हटा दो, ये सब तो कॉमन है। हर जगह रहेगा, इसके बिना काम नहीं चलेगा। बट नॉर्मल बेसिक चीज़ क्या होगा, जो धंधा कर रहा है वही एसेट होना चाहिए। तो भाई बैंक जो है एक्सिस बैंक, उसका धंधा क्या है उसका? पैसा लेना, पैसा देना, बराबर? तो उसका एसेट वही होगा। जो वो पैसा लिया, अगर मैं एफडी किया हूँ बैंक में मतलब वो मेरे से पैसा लिया, वो उसके लिए क्या है? उसने उधार लिया मेरे से, दैट इज़ लायबिलिटी। सो द मनी व्हिच ही हैज़ टेकन, द बैंक हैज़ टेकन फ्रॉम मी एज़ अ फिक्स्ड डिपॉज़िट, इट इज़ अ लायबिलिटी, बराबर? एफडी। एसेट क्या होगा सर? उसने जो मेरे को लोन दिया, वर्किंग कैपिटल लोन, ओडी लोन, टर्म लोन वगैरह, ऑटोमोबाइल लोन, हाउस लोन, ये सब जितने भी सारे तरह का लोन है, आपको जो फ़ोन करते रहता है,
सर आपको लोन चाहिए क्या? सर आपको लोन चाहिए, मैं आपको दे दूँगा, आपको पेपर वर्क नहीं करना, जो भी करना है। तो ये क्या हो गए लोन्स, एसेट, ठीक है? तो मेरे को ये समझ में आ गया एक्सिस बैंक का, अगर मैं आज बैलेंस शीट जाके देखूँ मेरे को 2 चीज़ मिलेगा। उसने जो मेरे को लोन दिया वो उसका एसेट है और मैंने जो उसको एफडी करके दिया उसके लिए लायबिलिटी। क्यों? बिकॉज़ उसको भाई मैच्योरिटी खत्म होने के बाद पैसा देना है मेरे को वापस, बराबर? सर हाँ, समझ में आया कि फाइनेंशियल सर्विसेज़ पे अब क्यों? वही इंटरेस्ट रेट, ये तो हमें समझ में आ गया सर, लायबिलिटी एफडी है, एसेट लोन है। तो भाई आप मेरे को ये बताओ, अगर मेरे को एफडी मैंने एफडी दिया है, उसका खर्चा क्या है बैंक का? मैं अगर बैंक को अगर 1 लाख रुपए का एफडी बना के देता हूँ, तो व्हाट इज़ द एक्सपेंस और व्हाट इज़ द खर्चा ऑफ चलो वहाँ से छोड़ो, मेरे तरफ से मान लो, अगर आप मान लो एक्सिस बैंक के पास जाके अगर आप एफडी बनाते हो, तो आप क्या माँगोगे उससे? आपने अगर ₹100 आज उसको एफडी दिया, तो आप उससे क्या माँगोगे? ब्याज माँगोगे, इंटरेस्ट माँगोगे कि भाई मैंने आपको ₹100 1 साल के लिए दिया, आप मेरे को 4% दो, मतलब ₹104 वापस करो। तो भाई इसका खर्चा क्या है? खर्चा का कंपोनेंट क्या है? जैसे रॉ मटेरियल खर्चा होता है, जब मैं कोई एक मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री पे जब कोई कोई प्रोडक्ट बना तो उसका खर्चा क्या है? रॉ मटेरियल। एज़ अ कोचिंग इंडस्ट्री, सर्विस इंडस्ट्री पे खर्चा क्या है? मेरा एम्प्लॉयी कॉस्ट, मैं मैन पावर, मेरा मेरा जो गला है, मैं जो बोल रहा हूँ, दैट इज़ माय एम्प्लॉयी कॉस्ट, बराबर? मेरा मेन खर्चा वही है, मेरा ब्रेन जो है। सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से कि इसका लायबिलिटी लायबिलिटी का कंपोनेंट क्या है? इंटरेस्ट रेट, खर्चा का, ठीक है? जो एक्सपेंस है। वैसे ही जो एसेट का लोन है, अगर कंपनी मेरे को लोन देती है, मान लो आज हाउसिंग लोन मैंने लिया 5 करोड़ का, ठीक है? तो जो मैंने 5 करोड़ का हाउसिंग लोन लिया है, उसमें मेरे को क्या देना पड़ेगा बैंक को? मेरा मुँह देख के तो दिया नहीं है कि हाँ, सर का फेस अच्छा है, सर को दे देते हैं, चलो कोई दिक्कत नहीं है। ऐसा नहीं दिया होगा। वो क्या बोलेगा, भाई आपको सर पै 5 करोड़ का लोन दिया है मैंने, आपको ब्याज देना पड़ेगा, इंटरेस्ट देना पड़ेगा। सो अगेन उसका जो कमाई होगा दैट विल बी इंटरेस्ट रेट ओनली, इंटरेस्ट ओनली। तो बैंक का क्या है, बैंक का कमाई हो, लॉस हो, कुछ भी है, खर्चा हो, कमाई हो, जो भी है, इंटरेस्ट रेट ही है। ये समझ में आया? सर अब जब इंटरेस्ट रेट हमें समझ इंटरेस्ट रेट हमें जब समझ आ गया, मतलब हमें ये जानना है, ये तो हमें समझ आ गई इंटरेस्ट रेट, ठीक है? अब हमें जानना है सर फिर रिस्क क्या है? रिस्क ये है बाबू, गैप एक्सपोज़र हम बात करें, ठीक है? कि जो मेरा एसेट एंड लायबिलिटी है वो मिसमैच कर रहा है। पहले ये लाइन समझ लो। जो गैप एक्सपोज़र हम जब बात कर रहे हैं, गैप एक्सपोज़र मतलब कि भाई मेरा जो एसेट है, मेरा एसेट एंड मेरा लायबिलिटी में मिसमैच है। सर क्या मिसमैच है? मिसमैच है बाबू मैच्योरिटी का। कैसे समझो? मान लो आपको एक आईफ़ोन लेना है 1 लाख का, ठीक है? आपके पास है नहीं पैसे 1 लाख। नहीं, आईफ़ोन नहीं लेते। लेट्स टेक एन एग्ज़ाम्पल। चलो आईफ़ोन लेना है, ठीक है? आईफ़ोन लेना है आपको। आपने आपका फ्रेंड से क्या बोला कि भाई मेरे को आप 1 लाख रुपए दो, मैं आपको 20 दिन बाद पैसा दे दूँगा, ठीक है? तो आपने क्या बोला, 1 लाख रुपए मेरे को दो कैश, मैं आपको 20 दिन में दे दूँगा। तो आपके लिए एज़ पर यू ये 1 लाख क्या है? लायबिलिटी है, बराबर? तो आपको 20 दिन बाद पैसा लौटाना है, बराबर? आपने वो आईफ़ोन क्या किया, कोई को बेच दिया। अपने सामने वाले दोस्त को बेचा, ठीक है? तो मान लो आपका नाम आकाश है। आकाश आर यू देयर? दिस इज़ फॉर यू। आपने क्या किया? आपने लिया लोन रवि से, रवि इफ यू आर देयर दिस इज़ फॉर यू एंड आपने बेचा श्रवण को। श्रवण इफ यू आर देयर दिस इज़ फॉर यू, ठीक है? तो आपने क्या किया? आकाश क्या किया आपने? आपने क्या किया? आकाश के बारे में बात करें, द फोकस इज़ ऑन आकाश। आकाश इज़ इक्विवेलेंट टू एक्सिस बैंक मान लो, ठीक है? तो 1 लाख रुपए आपने लिया, किससे लिया? रवि से लिया, आपको 20 दिन बाद लौटाना है। आपने क्या किया? आपने श्रवण को आईफ़ोन बेच दिया। श्रवण से आपको क्या लेना है? 1 लाख रुपया। वो बोला भाई मैं आपको दूँगा 30 दिन बाद। तो ये मेरा एसेट था, समझ आया? तो आकाश को सोचो, आकाश का पेन समझो। आकाश को देना है 1 लाख रुपया 20 दिन बाद, मिलेगा 1 लाख रुपया 30 दिन बाद। तो भाई वो लाएगा कैसे 20 दिन बाद रुपया? उसके पास कुछ नहीं है मान लो। भाई आर्टिकल 6 में हमें ₹2000 मिलता है, मैं लाख रुपया लाऊँगा कहाँ से? नहीं ला पाएगा वो, ठीक है? तो भाई मेरे को एक बात समझाओ आप,
कि मैं कवर कैसे करूँ? वो मेरे को 10 दिन बाद देगा तो मैं 20th डे पे भाई रवि आ जाएगा मेरे पास कि भाई मेरे को पैसा दे अपना 1 लाख रुपया। तू जो बोला था मेरे को 1 लाख बाद देगा, मेरे को पैसा दे, मैं कहाँ से लाके दूँगा? नहीं लाके दे पाऊँगा बराबर। मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है मेरा एसेट लायबिलिटी का मिसमैच हो रहा है, मैच्योरिटी मिसमैच हो रहा है, ठीक है? तो दिस इज़ गैप एक्सपोज़र। अभी हम जो एसेट लायबिलिटी यहाँ पे बात किए, जब हम बैंक के टर्म्स में बात करेंगे, ये रेट सेंसिटिव एसेट लायबिलिटी के बारे में बात करेंगे। मतलब खाली मैं नोशनल वैल्यू नहीं लूँगा, मैं पे वहाँ पे इंटरेस्ट रेट फैक्टर भी लूँगा। जब मैं गैप एक्सपोज़र के बारे में बात करूँगा, वहाँ पे ओनली विल जैसे आपको पता है इफ यू हैव हर्ड अबाउट द वर्ड रिस्क वेटेड एसेट्स, जो एसेट्स है उसको मैं एक रिस्क दूँगा, कि भाई अगर मान लो मेरे पास समझो मेरे पास एक वन प्लस का फ़ोन है, एक आईफ़ोन है। व्हिच इज़ मोर रिस्कियर वन प्लस क्योंकि उसका चाइना है, कुछ भी हो सकता है। बट आईफ़ोन क्या मतलब वी थिंक कि भाई आईफ़ोन इज़ मोर सेफर साइड बराबर। तो अगर मेरे पास दोनों फ़ोन है, हम बोलेगा रिस्कियर कौन है? वन प्लस। तो जल्दी खराब हो सकता है। तो मैं क्या करूँगा अगर 1 लाख का वैल्यू है फ़ोन का दाम, मैं बोलूँगा भाई उसका दाम ही 60,000 मैं लो चलो महँगा पे अपने बात करें ना, तो 1,20,000 बट आईफ़ोन अगर 1 लाख का मैं बोलूँगा चल 1,05,000 बराबर है। तो मैं रिस्कीनेस के हिसाब से उसका एक वेट दूँगा दैट वाज़ आरडब्ल्यूए। रेट सेंसिटिव एसेट्स मतलब मेरा जो एसेट लायबिलिटी है, उसको मैं एक इंटरेस्ट रेट से कई कंपोनेंट से मल्टीप्लाई करूँगा और देखूँगा कि भाई मेरा इक्वल मेरे को चाहिए मेरा जो एसेट है लायबिलिटी है दैट शुड बी इक्वल ठीक है? अगर नहीं है, तो मेरा गैप है, ठीक है? तो वो जो गैप है तो मेरा मतलब आई एम एक्सपोज्ड टू इट ठीक है? जैसे नेकेड बाइंग कॉल पुट जैसे मतलब ऐसा चीज़ है। सर ने अब 2 तरीका के एक्सपोज़र्स होते हैं। एक हो गया पॉज़िटिव गैप एक्सपोज़र, एक हो गया नेगेटिव। सर कौन-सा वाला अच्छा होता है, कौन-सा वाला खराब होता है? बोला जाए तो पॉज़िटिव गैप एक्सपोज़र इज़ पार्शियली गुड बिकॉज़ पॉज़िटिव गैप एक्सपोज़र मतलब क्या? मेरा जो एसेट्स है मेरा जो एसेट्स है दैट इज़ ग्रेटर देन लायबिलिटीज़ ठीक है? मतलब मेरे पास 5 लाख का अगर एसेट है और मैं लायबिलिटी 4 लाख का दैट इज़ गुड। अगेन आई एम सेइंग नॉट डोंट गो इन दैट सब्सटेंस की एसेट मतलब एसेट। एसेट मतलब रेट सेंसिटिव एसेट। लायबिलिटी मतलब रेट सेंसिटिव लायबिलिटी। समझ आया? तो अगर मेरा एसेट इज़ ग्रेटर देन लायबिलिटी देन आई विल से पॉजिटिव गैप एक्सपोज़र। दिस माइट बी गुड फॉर मी बट नेगेटिव इज़ बैड। नेगेटिव मतलब मेरा लायबिलिटी इज़ ग्रेटर देन एसेट। समझ आया क्या ये? ये कांसेप्ट समझ आया पॉजिटिव गैप एक्सपोज़र, नेगेटिव गैप एक्सपोज़र एंड गैप एक्सपोज़र टोटली। अगर इसमें अभी भी कोई डाउट है प्लीज़ लेट मी नो। गैप एक्सपोज़र में कोई भी डाउट है क्या? आई डोंट थिंक होना चाहिए इसके बाद। गैप एक्सपोज़र फुल्ली इट शुड बी क्लियर्ड ठीक है? अब बात करते हैं बेसिस रिस्क के बारे में। सर बेसिस रिस्क क्या होता है? बेसिस रिस्क बोलता है मेरा जो इंटरेस्ट जो मेरा जो एसेट है और मेरा जो लायबिलिटी इसका जो इंटरेस्ट कंपोनेंट है, इसका जो फीचर है दैट इज़ डिफरेंट मतलब हो सकता है मेरा एसेट फिक्स में हो एंड माय लायबिलिटी फ्लोटिंग हो। मतलब क्या? उसने हाउसिंग लोन मेरे को जो दिया, वो 6% पे दिया कि भाई कुछ भी हो मैं आप सा दुनिया में कुछ भी हो जाए, आप मेरे को 6% ही दोगे हर साल। फ्लोटिंग लायबिलिटी में क्या हुआ? उसने जो एफडी लिया, आप वो क्या बोला सर मैं आपको फ्लोटिंग दूँगा। अभी क्या हुआ अगर मतलब मेरा एसेट्स है, फिक्स्ड है और मैं लायबिलिटीज़ है फ्लोटिंग मतलब अगर कुछ ऊँच-नीच हो मतलब अगर रेट बढ़ गया, तो मेरा नुकसान हो जाएगा। भाई क्यों किया होगा? आप एक्सिस बैंक का पर्सपेक्टिव से सोचो, आज अगर 2 नवंबर है, ठीक है? 2 नवंबर को खड़ा होके एक्सिस बैंक ने क्या किया, अमन को लोन दिया हाउसिंग लोन 5 करोड़ का 6% में, बराबर? फिर आकाश गया एफडी बनवाया 5 करोड़ का, ठीक है? उसको फ्लोटिंग बोला। अभी फ्लोटिंग क्या था 4% था, 4% था बिकॉज़ इकोनॉमी इन्फ्लेशन वगैरह कम था तो 4% था। तो अभी तो बैंक को 2% फायदा हो गया। बैंक ने फ्लोटिंग क्यों किया? बैंक वाज़ एक्सपेक्टिंग सी अगेन लॉजिक समझना ज़रूरी है। बिकॉज़ नहीं तो ये सेंस में नहीं बैठेगा। ऐसा फ्लोटिंग करेगा क्यों वो पागल के जैसे? अगर आप बोल रहे हो बेसिस रिस्क है, तो उसको फ्लोटिंग में जाना ही नहीं चाहिए। उसका एसेट अगर फिक्स है, तो फिक्स में जाना चाहिए। लॉजिकल क्वेश्चन व्हाट आई एम आस्किंग इज़ लॉजिकल आफ्टर सी अगेन
परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट्स विल बी देयर हु नोज व्हाई व्हाट आई एम सेइंग, ठीक है? कि भाई उनको पता है कि भाई हाँ, सर क्यों होगा मेरे को पता है। बट मैं बोल रहा हूँ बाकी स्टूडेंट सब कोई तो ऐसा नहीं है फाइनेंस में एकदम सबको इंटरेस्टेड है या सबको वो जगह का नॉलेज है, नहीं है, बराबर? दैट्स व्हाई आई एम कमिंग इंटू पिक्चर, वरना एक मेंटर का कोई काम नहीं है, ठीक है? और अगर बस आप चाहते हो कि मैं बस सॉल्व करके चल जाऊँ, देन अगेन वहाँ पे भी मेरा कोई काम नहीं है। मैं कुछ अलग नहीं दे पाऊँगा फिर। अगर मेरे को अलग बोलना है, मेरे को आपको समझाना है, सो दिस हैज़ टू बी गोइंग इंटू द योर माइंड, अंडरस्टूड? सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से कि भाई अगर अमन को लोन दिया इसने फिक्स पे दिया 6% सारा ज़िंदगी, 10 साल का जो भी है लोन, ठीक है? फिक्स पे दिया। तो सर फिर मेरे को वो करेगा क्यों? वो आकाश को लोन दिया क्यों फ्लोटिंग में? अगर उसको 6% पता, बिकॉज़ एक्सिस बैंक वाज़ एक्सपेक्टिंग कि भाई जो मेरा फ्लोटिंग है, जो मेरा इंटरेस्ट रेट है वो गिरेगा। तो जब गिरेगा उसने क्या किया, लॉक कर लिया अपना कमाई, ठीक है? उसने बोला भाई अमन सर आपको पैसा दूँगा मैं, लेकिन मैं फिक्स पे दूँगा 6%, बिकॉज़ मार्केट में ऐसा हुआ था कि भाई इंटरेस्ट रेट कमेगा, तो उसको डर लग रहा था मेरा कमाई कम नहीं हो जाए। अगर मान लो वो फ्लोटिंग पे कर अगर कम हो जाता तो उसका कमाई भी कम हो जाता, बराबर? तो उसने उस हिसाब से दिया। और इसलिए लायबिलिटी भी उसने क्या किया, फ्लोटिंग है तो भाई मैं क्यों फिक्स दूँ? जितना कमेगा मैं उतना बेनिफिट लूँगा, मेरे खर्चे कम हो गए। बट कुछ इकोनॉमी में ऐसा हुआ, उल्टा हो गया। ये क्या हुआ, 4 की जगह क्या हो गया, अब धीरे अगले 6 महीना बाद वो क्या हो गया, 5 हो गया। अगले 6 महीने बाद वो 7% हो गया, बराबर? अब क्या उसका खर्चा कमाई 6% है, लेकिन खर्चा हो रहा है 7%, तो 1% ज़्यादा खर्चा हो रहा है। तो बेसिस रिस्क इज़ बेसिकली योर एसेट कंपोनेंट इज़ a fixed leg or a floating, or your liability is a fixed or a floating, मतलब both the asset and liability का जो टाइप है, जो फीचर है, दैट इज नॉट सेम। समझ आया? एक है फ्लोटिंग में, एक है फिक्स। जो डिफरेंस है दैट इज बिकॉज ऑफ योर मतलब बेसिस रिस्क, दैट इज कॉल्ड बेसिस रिस्क। समझ आया? हाँ या ना? तो मेरे को ये बताओ, मेरे को अगर मैं बोलूं कि गैप एक्सपोजर एंड बेसिस रिस्क समझ आया कि नहीं? एम्बेडेड ऑप्शन रिस्क वेरी इजी। एम्बेडेड ऑप्शन रिस्क मतलब क्या, कोई भी अगर एक बॉन्ड है, मान लो जैसे कॉलेबल बॉन्ड, अगर आपको याद हो, कॉलेबल बॉन्ड, पुटेबल बॉन्ड हम जो पढ़ते हैं। भाई कॉलेबल बॉन्ड मतलब क्या, आप कॉल करने का आपको एक राइट दिया जाता है। पुटेबल बॉन्ड मतलब कि इन्वेस्टर को राइट दिया जाता है, आप रिडीम करवा पाओ पहले। तो वही चीज़ें अगर मैंने कोई बॉन्ड खरीदा है, तो एक प्लेन बॉन्ड होता है, मतलब मैं बैंक के पास गया एफडी करवाने, मैं बोला भाई 5 साल तक अ, 5 साल तक का मैंने एफडी किया है, ठीक है? आई डिड एन एफडी ऑफ 5 इयर्स, बराबर है। बट मैंने क्या था ना, कॉलेबल बॉन्ड पे किया था, मतलब मैं कभी भी कॉल कर सकता हूँ। तो भाई उसके लिए रिस्क है ना। कॉलेबल मतलब कॉल ऑप्शन, मेरे पास एक ऑप्शन है, मेरे पास एक चॉइस है कि मैं कल के दिन जाके वो एफडी को प्रीमैच्योर कर सकता हूँ, बराबर? व्हेन आई हैव अ चॉइस टू प्रीमैच्योर एन एफडी। नाउ व्हाई आई से एफडी, बिकॉज़ इट इज अ वेरी कॉमन वर्ड फॉर दी ओवरऑल इंडियंस, ठीक है? इंडिया में एफडी इज लाइक, मतलब आप बचपन में जब जन्म लेते हैं तब से आपको पता रहता है एफडी बोल के कोई एसेट होती है। इक्विटी भी भाई बाद में सीखते हैं हम, बॉन्ड तो भाई बड़े होके भी नहीं सीखते हैं, बहुत कम चांस है, अगर हम ये लाइन पे हैं तभी हम सीखते हैं, वरना एफडी तो हम सीख ही जाते हैं। इसलिए आई एम यूजिंग एफडी वर्ड। एफडी को यू कैन काउंट इट एज बॉन्ड, डिबेंचर, कुछ भी, ठीक है? तो व्हाट आई वाज सेइंग कि भाई मैंने एफडी 5 साल का किया, तो मेरे पास एक चॉइस है कि मैं कभी भी वो बॉन्ड को कॉल कर सकता हूँ। तो मेरे पास जब एक चॉइस है, तो उसका एक रिस्क है। मेरे लिए भले ही रिस्क नहीं है, बट जो इसने मेरे को एफडी दिया उसके लिए रिस्क है। अभी कैसे रिस्क है कि भाई आज अगर मैं कॉल कर लिया, ठीक है, उसको पैसा देना पड़ेगा, उसका तो लायबिलिटी था ना। एक्सिस बैंक के लिए जो एफडी बनाया गया था वो लायबिलिटी था। अगर वो दे दिया वापस तो दिक्कत हो जाए, वो पैसा लाएगा कहाँ से? अगर मान लो मैंने 5 को एफडी किया था, मैंने 2 साल का किया था, मैं 1 साल बाद तो 2 साल का किया, तो उसके हिसाब से वो पैसा को लेके एचडीएफसी बैंक ने अपना पैसा यूज़ कर लिया, एसेट बनवा लिया, कमाई कर लिया। अब मैं 1 साल बाद गया, भाई मेरे को मेरा पैसा वापस चाहिए, दैट बिकॉज़ मेरे पास एक चॉइस था, कॉलेबल चॉइस, कि भाई मैं उसको ले सकता हूँ। तो अगर मेरे पास वो रिस्क है, मतलब मैं अगर वो ऑप्शन है मेरे पास, तो क्या उसके लिए प्रॉब्लम क्या है, वो पैसा लाएगा कहाँ से अब? क्योंकि उसने तो वो एसेट बना लिया 2 साल का। उसको लगा आप 2 साल तक रखोगे, उसने भी 2 साल का बना लिया, तो पैसा लाओ। तो दैट काइंड ऑफ रिस्क, अगर कोई बॉन्ड में, कोई फीचर में, कोई इंस्ट्रूमेंट में अगर ऑप्शन है टू कॉलेबल और पुटेबल, मतलब बेसिक, ठीक है, ये अगर है तो देयर इज अ रिस्क, इंटरेस्ट रेट रिस्क है ना। उसको क्या करना पड़ेगा, आप जो 1 साल बाद जो भी बॉन्ड का प्राइस हो मार्केट पे, जो भी इंटरेस्ट रेट है, उसके हिसाब से पैसा बोरो करके मेरे को देना पड़ेगा। उसका खर्चा बढ़ गया। आज अगर मान लो यही एग्जांपल लेते हैं,
अमन ने लोन दिया था 5 करोड़ का, ठीक है, 6% पे, एंड आकाश को एफडी बनाया था 5 करोड़ का। आकाश ने एफडी बनाया था 5 करोड़ का 4% पे, बराबर, तो उसने कम पे बनाया था एफडी। आज जाके अगर फ्लोटिंग ही मान लो, फ्लोटिंग ही है मान लो, 2 साल का था दोनों। ये आकाश क्या किया भाई, 6 महीने बाद जाके उसको एक्सिस बैंक के पास गया और बोला मेरा एफडी वापस करो। जब आकाश 6 महीने बाद गया एफडी वापस लेने, तब मार्केट में 7% इंटरेस्ट रेट चल रहा था। तो बैंक का तो नुकसान हो गया ना, कि भाई उसको पहले तो 3% उसको ज्यादा देने के लेना पड़ा, क्योंकि आकाश के पास एक ऑप्शन था कि वो ले पाए, ठीक है, वो एफडी रिडीम करवा पाए, तो उसको तो पैसा देना ही पड़ेगा। पर बैंक पैसा लाएगा कहाँ से, उसके पास तो है नहीं। वो जाएगा दूसरे के पास, वो मान लो गए एसबीआई के पास कि भाई मेरे को एक बार दे 5 करोड़ रुपया, मेरे को देना है, आकाश को पागल हो गया, 5 करोड़ मांग रहा है वो, तो भाई उसको अभी 7% है तो 7% देना पड़ेगा, तो 3% का लॉस है। नाउ दैट लॉस इज जस्ट बिकॉज आकाश हैड एन ऑप्शन इन दैट बॉन्ड और दैट एफडी, दैट इज कॉल्ड एम्बेडेड ऑप्शन रिस्क। समझ आया? आया ना सर, समझ आया क्या? आया ना? आया सर समझ। तो हमें टाइप समझ में आ गया सर। हमें क्या समझ में आ गया, इंटरेस्ट रेट होता क्या है, रिस्क का फैक्टर्स क्या है, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ इंटरेस्ट रेट रिस्क, ठीक है। सर अब इसको मेजर कैसे करें? आप तो बोल दिए सर कल आकाश आएगा, पर मैं एज़ अ कंपनी, एक्सिस बैंक एज़ अ कंपनी, उसको भी तो मेजर करके रखना पड़ेगा कि आकाश जैसे अगर अच्छे लोग आ गए, ठीक है? कभी भी अचानक कि भाई पैसा चाहिए, तो चलेगा क्या? नहीं चलेगा। तो वो मेजर कैसे करेंगे? नाउ देयर आर डिफरेंट टाइप ऑफ, हमारे इंस्टीट्यूट ने क्वेश्चंस नहीं दिया उसका, बट जस्ट टू नो, मतलब बेसिक नॉलेज तो आपको हो चाहिए, बराबर? तो करेंगे वैल्यू एट रिस्क के वार। वार हमारा रिस्क मैनेजमेंट चैप्टर में है। कि हम जो भी एएफए में पढ़ रहे, सिक्योरिटी वैल्यूएशन पढ़ ले, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट पढ़ ले, इंटरेस्ट रेट रिस्क मैनेजमेंट, कैपिटल बजटिंग, फॉरेक्स, कुछ भी कर ले, हर चीज को मैनेज करना चाहिए। आप जैसे आज पढ़ाई कर रहे हो, आप अपना रिस्क को मैनेज करो, बराबर। आप कैसे मैनेज करो अपने रिस्क को, कि भाई मैं अगर 6 घंटे पढ़ूंगा, 4 घंटे मैं इसको दूंगा, 2 घंटे इसको दूंगा, या मैं एग्जाम के 20 दिन पहले ये खत्म कर लूंगा। सो यू आर मैनेजिंग योर रिस्क। तो आप मैनेज उसको क्या करो, आप जो प्लान करो, यू आर मैनेजिंग योर रिस्क ओनली, ना कि भाई मैं सीए जर्नी में सीए पास हो जाऊँ फाइनल जैन 2026 में, मेरा ये गोल है। उसके लिए मैं कुछ भी करने के लिए रेडी हूँ। अगर कोई भी, हम ऑब्वियसली क्या करते हैं, हम थोड़ा चीज़ों को प्लान ऐसे करते हैं, बफर लेके चलते हैं। बफर क्यों लेके चलते हैं, कि अगर कुछ 19-20 हुआ, तो मैं वहाँ बच जाऊँ, बराबर? ऐसे ही कंपनी में, फाइनेंस में कुछ भी करो, फाइनेंस, ऑपरेशंस, सेल्स सब जगह होता है, बट अपने तो फाइनेंस में सिखाएँगे कि भाई रिस्क मैनेज कैसे करें, क्या-क्या रिस्क हो सकता है हमने देख लिया। पोर्टफोलियो मैनेजमेंट में भी पोर्टफोलियो का रिस्क, यहाँ पे इंटरेस्ट रेट रिस्क मैनेज, इंटरेस्ट रेट रिस्क में क्या होगा, इंटरेस्ट रेट का रिस्क। तो इसको मैनेज कैसे करेंगे, वो हम देखेंगे रिस्क मैनेजमेंट में। पर जो मैनेज करने के लिए हम मेजर किससे करेंगे, वही है वार। वार से मेजर करेंगे या फिर सिमुलेट करेंगे कि अगर आकाश जैसे 10 लोग आ गए, अगर इंटरेस्ट रेट 4 का 5 हो गया, 7 का 6 हो गया, तो मतलब क्या, मैं डिफरेंट सिनेरियोस बनाऊँगा अपने दुनिया में, हाइपोथेटिकल सिनेरियोस बनाऊँगा। ये हो गया तो क्या होगा, ये हो गया तो क्या होगा, ये हो गया तो क्या हुआ, ये होगा तो क्या हुआ, तो उस हिसाब से मैं क्लॉज़ बनाऊँगा। सो दीज़ आर द थिंग्स वी विल लुक इंटू। फिर ड्यूरेशन तो है ही, बिकॉज़ बॉन्ड इज़ अ ड्यूरेशन, ठीक है? मतलब सेंसिटिविटी मेरे को बताएगा, मॉडिफाइड, मैक्यूले, बरान एम्बेडेड ड्यूरेशन, ये एम्बेडेड ड्यूरेशन कहाँ काम आता है, जहाँ पे ऑप्शंस का कंपोनेंट होता है, नॉट इन द सिलेबस, अगेन वो सीएफए में। समझ आया? आपका मेजर समझ आया? हाँ सर, मेरे को मेजर्स तो समझ आया। अब सर मेरे को ये भी बता दो कि मेरा, अगर मेरे को पता, एक्सिस बैंक को पता है कि मेरा इंटरेस्ट रेट रिस्क है, पता चल गया। मेरे को ये भी पता चल गया सर कितना है, कैसे पता चला? बाय मेजरिंग विद द वार। अब सर उसको हेज कैसे करूँ? सर अब मेरे को बचना भी तो है, मेरे को ब्लैंकेट भी तो चाहिए। अगर मेरे को सर्दी लग रही है, मेरे को ब्लैंकेट चाहिए ना, कि मेरे को सर्दी ना लगे। तो ब्लैंकेट कहाँ से लाऊँ मैं? और ब्लैंकेट है क्या? कौन-सा है? चद्दर है, रज़ाई है, क्या है? वो जान, उसके लिए क्या करना पड़ेगा मेरे को? हमें टाइप समझना पड़ेगा। हेज हम कैसे कर सकते हैं? तो पहला है, एक है ट्रेडिशनल, ठीक है? और एक है मॉडर्न। ट्रेडिशनल मतलब ज़मानों से चलते आ रहा है, ठीक है? मॉडर्न मतलब हम जैसे यंगस्टर्स ने निकाला होगा, ठीक है? ट्रेडिशनल में क्या-क्या आता है देखो, ट्रेडिशनल में आता है एएलएम एंड एफआर। एएलएम इज़ एसेट लायबिलिटी मैनेजमेंट, एफआर इज़ फॉरवर्ड रेट एग्रीमेंट। क्या होता है समझो। एसेट लायबिलिटी मैनेजमेंट मतलब वो क्या करेगा, वो अपने एसेट्स के हिसाब से अपने लायबिलिटी को लगाएगा, या लायबिलिटी के हिसाब से अपने एसेट्स को देगा। अगर उसके पास ₹24, जैसे कि आपको पता होगा, आरबीआई गवर्नमेंट हमें जो सीआरआर रेशियो वगैरह-वगैरह जो बोलते हैं, सो दैट इज़
आई वुडंट से इंटरेस्ट रेट के लिए, बट कैपिटल को मैनेज करने के लिए वो सारे रहते हैं। इट इज अ टाइप ऑफ एसेट लायबिलिटी मैनेजमेंट टूल, इफ नॉट डायरेक्टली बट इनडायरेक्टली इट इज। ठीक है कि भाई इतना परसेंटेज आपको आपके बैंक पे रखना ही पड़ेगा। आपको अगर 100 रुपया लोन मिल रहा है, आप 80 रुपये दे पाओगे, 20 रुपये आपको रखना पड़ेगा। सो दीज आर द सम थिंग्स की लुक्स इनटू एसेट लायबिलिटी मैनेजमेंट। एसेट लायबिलिटी मैनेजमेंट बोलते हैं भाई आप जो पैसा लिए हो, आपने जो लायबिलिटी, आपने जो एफडी लिया है और आप जो लोन दे रहे हो, उसको ऐसे डिजाइन करो, ऐसे मैनेज करो कि भाई आपके कोई रिस्क नहीं हो आपको। अगर आप देखोगे आज के डेट पे बैंक्स क्या कर रहे हैं ना, बैंक्स अगर आप देखोगे 5 ईयर या 7 ईयर या 4 ईयर, मतलब बियॉन्ड 33 ईयर्स, दे आर नॉट गिविंग अ गुड हायर इंटरेस्ट रेट। पहला तो कंपोनेंट है कि भाई ठीक है, इकोनॉमी के बारे में पता नहीं, इकोनॉमी कैसी परफॉर्म करेगी, वी डोंट नो। वी थिंक यार इकोनॉमी बहुत अच्छा ग्रो नहीं करेगी, दैट कुड बी अ फैक्टर। सेकंड है बैंक्स को, हर एक बैंक आप देखोगे, अगर शॉर्ट टर्म देखोगे 7 से 6 महीने का, तो देयर इज अ वेरी गुड डिफरेंस बिटवीन ऑल द बैंक्स। पीएसयू बैंक्स देख लो, प्राइवेट बैंक्स देख लो, हर एक बैंक का डिफरेंट है। बिकॉज हर, मतलब क्या, कोई अगर 4 दे रहा है, कोई 4.5 दे रहा है, कोई 3.5 दे रहा है, कोई 2.5 दे रहा है, कोई 2 दे रहा है। सेम चीज बॉन्ड्स में भी, श्रीराम फाइनेंस उठा लो, इंडिया बुल उठा लो, कोई भी देख लो, इन लोग का बॉन्ड्स के पहले क्या होता था, बहुत कम डिफरेंस होता था। अभी डिफरेंस क्या, अभी बहुत ज्यादा डिफरेंस है। ज्यादा डिफरेंस क्या है, शॉर्ट टर्म वाले, लॉन्ग टर्म वाला बराबर एक है सबका, बट शॉर्ट टर्म 1 से 3 साल में बहुत ज्यादा डिफरेंस है। तो सर डिफरेंस क्या, ये तो बताओ। डिफरेंस क्यों, बिकॉज दे आर मैनेजिंग देयर एसेट एंड लायबिलिटी। माइट भी उनका एसेट्स शॉर्ट टर्म में रिडीम होने वाला है, ठीक है। उनका क्या है, सपोज क्यों कर रहे लोग, समझो एसेट लायबिलिटी मैनेजमेंट कैसे करते हैं। एक्सिस बैंक ने मान लो 2024 में 5 साल का एसेट बनाया, 5 इयर्स का, एंड 5 इयर्स का लायबिलिटी भी था। तो उसने सही से मैनेज कर दिया, 5 साल बाद मैं मैच्योर होगा, 5 साल बाद दोनों ही मैच्योर होगा, तो मैं दे दूंगा। समहाउ 25 में आके क्या हुआ, मार्केट में रिक्वायरमेंट आया, तो क्या हुआ, आपको शॉर्ट टर्म एसेट्स बहुत ज्यादा इशू करने पड़े, 1 साल का, ठीक है, 1 साल का पैसा इशू करने पड़ा। या फिर पुराना कोई एसेट क्या हो रहा है, मैच्योर होने वाला है। चलो पुराना एसेट ही मैच्योर होने वाला है, विद इन नेक्स्ट 6 मंथ्स और 7 मंथ्स उसका कुछ पुराना एसेट्स मैच्योर होने वाला है। तो जो पुराने एसेट्स मैच्योर होने वाले हैं, या फिर पुराने एसेट्स को एक्चुअली मैच्योर होंगे, तो क्या पैसा तो वो मेरे को देगा। समहाउ मान लो पुराने एसेट्स मैच्योर नहीं होने वाले, उसको रिक्वायरमेंट है, बिकॉज उसको कुछ एसेट्स इश्यू करने हैं। बिकॉज अगेन जब बैंक इश्यू करते, देयर इज सम रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट आल्सो, कि भाई आपको इतना तो देना ही है। गवर्नमेंट बहुत, मतलब रिजिड होती है कि आपको इतना तो इस जगह पे लोन देना ही है। माइट भी सम कुछ ऐसा हो, कोई भी एक रिक्वायरमेंट आया मान लो एसेट का, तो ये एक्चुअली शॉर्ट टर्म वाला होगा नहीं, बिकॉज अगर एसेट मैच्योर हो रहा है, मतलब पैसा आपको वापस मिल जाएगा। कोई भी एक रिक्वायरमेंट आया है, अभी रिसेंटली बहुत सारे बैंक्स में ऐसा है। तो जब रिक्वायरमेंट आया है, उसको क्या करना पड़ेगा, अपने लायबिलिटी और एसेट को मैनेज करना पड़ेगा। तो उसके लिए क्या कर रहे हैं, वो लोग शॉर्ट टर्म रेट्स पे हायर रेट दे रहे हैं। नाउ व्हाई द बैंक इज गिविंग, सपोज अगर सारे बैंक्स 2 साल का में 7% ही दे रहे हैं, 1 साल का में 6% ही दे रहे हैं, बट 45 डेज में कोई बैंक दे रहा है 7, कोई बैंक दे रहा है 4.5, कोई बैंक दे रहा है 3.5, कोई दे रहा है 5.5। क्यों, स्मॉल फाइनेंस ये सब नहीं है, सारे बैंक्स का, लार्ज कैप बैंक है मान लो, क्यों दे रहा है, बिकॉज दे वांट टू मैनेज देयर 45 डेज मैच्योरिटी पीरियड का एसेट लायबिलिटी। कुछ ऐसा मैच्योरिटी होने वाला है, कुछ उसको पैसा जरूरत हो सकता है, कि भाई उसको हो सकता है उसके, नाउ देयर कुड बी अनदर सिनेरियो आल्सो, कि भाई उसके पास बहुत सारे लोन बुक्स आ रहे हैं, ऑर्डर्स आ रहे हैं, कि भाई मेरे को लोन चाहिए, लोन चाहिए, लोन चाहिए, उसके पास पैसा नहीं है। तो समहाउ टू गिव दैट अमाउंट, उसको एक बार मैनेज करना अपने आप को, कि लिक्विडिटी कुछ दिन का प्रॉब्लम होगा, उसका पैसा और आने वाला होगा आगे चल के, तो वो मैनेज कर लेगा अपना लॉन्ग टर्म पे, बट शॉर्ट टर्म पे लिक्विडिटी प्रॉब्लम है, तो उसके लिए हो सकता है वो 45 डेज पे खेल रहा है। बैंक्स, दैट इज अ ट्रू एग्जांपल, आप देख सकते हो। ठीक है, कोई भी बैंक का खोलोगे, 4-5 बैंक को कंपेयर करना, देख लेना। पीएसयू बैंक में कंपेयर करना मिल जाएगा, पीएसयू वर्सेस प्राइवेट करना मिल जाएगा। मेजरली पीएसयू बैंक आर डूइंग, अगर आपको मैं बता भी दूं, पीएसयू बैंक्स का हायर रेट है बिकॉज ऑफ शॉर्ट टर्म का, बिकॉज आई फील देयर इज अ लिक्विडिटी फैक्टर इन इट, और देयर इज अ एसेट लायबिलिटी वहां पे चल रहा है। ये होगी एसेट लायबिलिटी। सर एफआरए क्या होता है, एफआरए इज सेम लाइक इक्विटी में जो हमने सीखा था डेरिवेटिव्स में, फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट। पुराने जमाने में राजा वाजा के टाइम पे, या फिर
मार्केट इतना डिजिटली एफिशिएंट होने के पहले ओवर द काउंटर जो ट्रेड्स होते थे, वहाँ हमने क्या सीखा कि बस ऑफर मेरा इक्विटी पे नहीं होता है, मेरी कमोडिटीज पे भी होता है, इंटरेस्ट रेट पे भी होता है, करेंसीज पे भी होता है। सेम है फॉरवर्ड रेट एग्रीमेंट। क्या होता है कि भाई मैं पहले ही से आज ही मैं 6 महीना बाद क्या रेट पे मैं माल खरीदूँगा और डिटरमाइन कर लेता हूँ। जैसे आपको याद होगा मैंने एक एग्ज़ाम्पल दिया था यूपी का किसान का, कि भाई जनवरी में जाके वो माल बेचेगा अपना, ठीक है, शुगर केन ईस्ट रेट पे। तो सेम चीज़ मैं इंटरेस्ट पेड करूँगा। मान लो मेरे को जनवरी में 2 लाख रुपए चाहिए, तो मैं आज ही बोल दूँगा भाई मैं तेरे से जनवरी में लूँगा 7% पे। मेरे को नहीं पता उस दिन क्या रेट होगा, 6 होगा, 10 होगा, 12 होगा, नहीं पता। मैं आपसे लूँगा 7% पे। So that is I am locking a interest rate for a future period today. एफआरए क्या है? एफआरए क्या है? लॉकिंग द रेट टुडे फॉर अ फ्यूचर डेट। समझ आया? अभी सेम ही चीज़ है, अलग कुछ नहीं, हम सब में देख लेंगे। सर अब ये तो आपने बोला है पुराना ज़माना वाला, नया वाला कुछ बताओ अलग क्या कुछ अलग। ये क्या किया? ये बोला फ्यूचर आ जाएगा। अब फ्यूचर और फॉरवर्ड तो एक ही है। एफआरए और फ्यूचर में डिफरेंस क्या होगा? एक तो प्राइसिंग का डिफरेंस है ही, टोटली है, बिकॉज़ अलग कंपोनेंट है। सेकंड एक है कि फॉरवर्ड ओवर द काउंटर है, फ्यूचर है आपका ट्रेडेबल है, एक्सचेंजेस पे आता है। ठीक है? यही है। एक है ऑप्शंस, ठीक है? नया-नया इंस्ट्रूमेंट लाया यूएस ने। एक है स्वैप्स। ऑप्शंस क्या हो गया आपके पास? कॉल ऑप्शन है, पुट ऑप्शन है। स्वैप में क्या हो गया? फिक्स्ड रेट पेयर, मतलब फिक्स्ड रेट एंड द फ्लोटिंग रेट। अभी फिक्स्ड रेट पेयर भी हो सकता है, फिक्स्ड रेट रिसीवर भी हो सकता है। हम फिक्स्ड रेट रिसीवर और उस पे ही बात करते हैं। ठीक है? समझ आया? नहीं आया? सर क्या होता है, नहीं होता, हम समझेंगे। अब सर स्वैप क्या होता है थोड़ा बता दो 2 मिनट। स्वैप मतलब क्या? आप मेरे को कुछ दो, मैं आपको कुछ दूँगा, सीधा बात है। पैसा भी स्वैप नहीं होता, मतलब पैसा भी एक तरीके का स्वैप ही है। मतलब देखो क्या है, मैं क्या एक्सपेक्ट करता हूँ, अगर मैं आज आपको दे रहा हूँ कुछ, आप क्या करो, आप उससे पास हो जाओ। दैट इज़ ओनली अ स्वैप फॉर मी। मेरा रिक्वायरमेंट क्या है, मेरा नीड क्या है ये वीडियो डालने का? मेरा नीड क्या है मैं इतना मेहनत करके सीरीज़ डालूँ? ओनली द नीड इज़ आई गिव इट टू माय स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स व्यू इट, स्टूडेंट्स को अच्छा लगे, स्टूडेंट्स को क्लैरिटी मिले एंड स्टूडेंट्स क्लियर इट एंड गेट 80 टू 90 मार्क्स इन देयर एग्जाम। मेरा ये क्लैरिटी है, मेरे को ये स्वैप है। अगर नहीं मिलेगा, मान लो आज मेरा स्टूडेंट 50 स्टूडेंट मेरे, मान लो अभी तुरंत देख रहे हैं, ठीक है? अभी 50 स्टूडेंट्स में क्या हुआ, 40 स्टूडेंट पास करके 10 ने का नहीं हुआ। तो दैट इज़ अ प्रॉब्लम फॉर मी। अगेन वो स्वैप हो रहा है, बट कुछ तो मेरे को मिला। फेल पास मेरे को मिला, बट मेरे को विश था कि सब बच्चे पास हो। मेरा जो भी वीडियोज़ देखे, मेरा परसेंटेज हायर हो, ठीक है? अगेन जैसे आई एम लेटिंग यू, मतलब समझाने के लिए मैं स्वैप का ही एग्जांपल लिया। नाउ स्वैप इज़ व्हाट? एक्सचेंज, कुछ भी। अब इंटरेस्ट रेट स्वैप क्या होगा? अगर मान लो मेरे पास फिक्स्ड इंटरेस्ट है और मेरे को कोई डर है, हम कभी भी जो है भी हेज करेंगे, हमेशा हम हेज करते हैं डर के लिए। आप सी आई विल टेल यू वन थिंग ऑनेस्टली, आई एम अ ट्यूटर, ठीक है? फिर भी मैं ये बोलूँगा, बच्चे क्लासेस इसीलिए जस्ट लेते हैं कि उनको डर है, ठीक है? कि भाई मैं फेल नहीं हो जाऊँ। बट ट्रस्ट मी, आज के डेट पे एज़ ऑफ नाउ, यही अगर आप प्री कोविड बात करते, जब हमारा टाइम था, तब भी ये चल गया था, ठीक है? बस क्लासेस हम लेते थे पढ़ने के लिए, एग्ज़ाम पास होने के लिए। प्री कोविड तक इट वाज़ टोटली फाइन बिकॉज़ व्हाट आई फील इज़, बिकॉज़ एक था, आपको इतना गंदा नॉइज़ नहीं था। मतलब सोशल मीडिया वाज़ नॉट टू मच देयर, प्लस सब कुछ राइटली, मतलब बहुत जल्दी से अवेलेबल नहीं था, ठीक है? व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, आज अगर जेपी मॉर्गन को हायर करना पड़े, प्री कोविड ऑब्वियसली देयर वर आल्सो, आज भी अगर वो एक वो डालता है कि भाई मेरे को जेपी मॉर्गन में फलाना बंदा चाहिए, तो 1 लाख एप्लीकेंट्स आ जाते हैं। पहले भी था, बट देयर वर सम एज अलग में, ठीक है? मतलब वो 1 लाख बच्चे में देयर वर 5 टू 7 क्रीम स्टूडेंट जहाँ से हो जाता था, ठीक है? अभी प्रॉब्लम क्या हुआ है, अभी वो 1 लाख बच्चे में क्या हो रहा है, 100 बच्चे का क्रीम है, ठीक है? 100 बच्चे नो सेम थिंग, तो अलग कुछ नहीं जान रहे, ठीक है? सी व्हेन आई वेंट टू बार्कलेज, और बार्कलेज में आई वाज़ फॉर्च्यूनेट इनफ टू टेक एन इंटरव्यू आल्सो, मतलब वो इंटरव्यू लेने के पहले, सो वी हैव सेशंस, इंटरव्यू कैसे लिया जाता है, व्हाट आर द अप्रोचेस, ठीक है? व्हाट टू लुक फॉर,
एंड उसके बाद मैंने उस पे बहुत दिमाग लगाया, ठीक है? मतलब आई वाज़ विद दैट टीम टू डिस्कस एंड हाउ टू डू व्हाट वी अंडरस्टूड इज़ व्हाट आई अंडरस्टूड एक्चुअली द प्रॉब्लम इज़ नॉट विद द कंपनी, ठीक है ना? नॉट द नाउ द प्रॉब्लम इज़ नॉट विद अस द टेक्निकल पार्ट आल्सो। आज अगर आप इंटरेस्ट रेट चैप्टर करोगे डेफिनिटली आप एग्ज़ाम जिस दिन इंटरव्यू रहेगा उस दिन आप नहीं बोल पाओगे। नॉट पॉसिबल फॉर यू। बट दे वांट आपको वो क्लैरिटी है कि नहीं? दैट इज़ समथिंग दे आर लुकिंग फॉर। एंड मेरा पर्पस बिफोर ओके आई बिफोर बार्कलेज आई स्टार्टेड द टीचिंग थिंग बिकॉज़ मेरे को ये पसंद भी था एंड दैट इज़ समथिंग आई एम लुकिंग फॉर। ठीक है? कि मैं यही करूँगा, यही करके मेरा सही है। एंड दैट इज़ व्हाट आई एम लुकिंग मतलब ऐसा नहीं है इट्स नॉट ऑलवेज़ अबाउट अ, सो सब कोई मैं बोलता व्हाई टीचिंग सर? द टीचिंग इज़ ओनली बिकॉज़ आई फील देयर इज़ अ गैप एंड दैट गैप आई कैन फुलफिल वेरी एफिशिएंटली। गैप क्या है? सर गैप ये है बच्चे बस एग्ज़ाम पास करने के लिए पढ़ते हैं। डेफ़िनेटली हमें एग्ज़ाम पास करने पढ़ना अगर आप सीए नहीं बनोगे येस दैट इज़ नॉट समथिंग फिर ये ज्ञान का कोई फ़ायदा नहीं है। आई एग्री विथ इट। ठीक है, आप बोलोगे सर क्या बोल रहे हो? व्हाट आई एम ट्राइंग टू से राइट नाउ इज़ कि अगर मैं सीए बनता हूँ, तो मेरे लिए ज्ञान एक्स्पोनेंशियल फ़ायदा देगा। ठीक है? इट इज़ अ हार्श ट्रूथ आज भी डिग्रीज़ मैटर करता है। जो भी कोई भी बोलता है डिग्रीज़ मैटर हर एक जो कोई एक स्टार्टअप भी आके बोलता है आई एम नॉट लुकिंग फॉर डिग्रीज आई एम लुकिंग फॉर स्किल्स मत लो ना सीए सीएफए फिर लो आप एक बीकॉम स्टूडेंट को बताओ मेरे को क्यों उसको फोर्स करते हो लेने के बाद कि भाई आप सीएफए कर लो कोई डिग्री कर लो और सब कुछ है आप अगर आप जाओ कोई डॉक्टर के पास बिना डिग्री वाले डॉक्टर के पास जाओगे आप बिना स्किल्स बोलते हो तो मैं बताता हूँ अगर आप ये इंडस्ट्री पे देखोगे फार्मास्यूटिकल ये हेल्थ केयर इंडस्ट्री पे अच्छे-अच्छे डॉक्टर से ज़्यादा उनके जो असिस्टेंट्स होते हैं, उनके साथ जो अ, एडमिन वगैरह जो भी एक बड़े जगह होते हैं, तो आई वाज़ फॉर्च्यूनेट इनफ टू डू एन ऑडिट ऑफ एन हॉस्पिटल, ठीक है? इन कलकत्ता। तो मैं बेसिकली दैट वाज़ एन फर्टिलिटी क्लिनिक। तो डॉक्टर मतलब उनका खुद का प्राइवेट था एंड इट वाज़ अ वेरी गुड क्लिनिक। प्रॉब्लम क्या था, वहाँ पे जो सिस्टर्स है, जो स्टाफ्स है, दे न्यू मच बेटर देन द डॉक्टर। डॉक्टर को तो पैसा कमाना ही है एंड दैट इज़ ट्रू हर जन को पैसा कमाना है। ही वाज़ राइट आल्सो बट विथ सम एक्सपीरियंस डॉक्टर का काम क्या है वो एक्सपीरियंस से बता देगा भाई ये करना है, वो करना है। बट जो उनके हेल्पिंग स्टाफ्स है वो क्या करते हैं? वो हर एक चीज़ को प्रैक्टिकली देखते हैं। डॉक्टर अब भाई 20 साल हो गए उसको काम किए हुए, वो हर एक छोटी चीज़ें नहीं देखेंगे, एग्री विथ इट। बट वो जो क्या करते हैं, उसके जो हेल्पिंग स्टाफ थे, वो जो करते-करते सीख गए हैं वो। नाउ दे नो मोर देन द डॉक्टर राइट नाउ। नॉट मोर आल्सो बट सेम टू द डॉक्टर। इक्वली उनको पता है कि इसके बाद ये होगा, ऐसा होगा, वैसा होगा। तो आप करो ना, जाओ उसके पास, आप बिना डिग्री वाले डॉक्टर के पास जाके प्रिस्क्रिप्शन लेके आओ। नहीं जाओगे ना आप। कितना ही एआई आ जाए, कितना ही कुछ आ जाए, नहीं जाओगे। देन व्हाई फॉर अ सी और सीएफए? कभी नहीं होगा ऐसा। ऑब्वियसली देयर विल बी सम एक्सेप्शंस 1000 में कोई कंपनी होगी, 1000 में कोई एक बंदा होगा हू इज़ मच मच बेटर देन अ सीए-सीएफए। आई एग्री विथ इट। हमसे बहुत अच्छा एक बंदा होगा बट दैट विल बी ओनली 1 और मतलब 1000 में 1.1% होगा। बट दैट इज़ नॉट द केस मेरे को डिग्री चाहिए भाई अगर मैं नाउ दिस अगेन फाइनेंस इंडस्ट्री, हेल्थ केयर इंडस्ट्री ये सब ये जो कोचिंग इंडस्ट्री कुछ भी है, दिस ऑल रन्स ऑन अ ट्रस्ट। ठीक है? कि भाई आपको मेरे ऊपर बिलीफ है तभी आप हो। ठीक है? आप अगर एक सीए को क्यों हायर करो? बिकॉज़ यू बिलीव इन इट। आप उसके ऊपर बिलीव करते हो, आप पैसा आप सीएफए क्यों करो? अगर आप कोई कंपनी मेरे को सीएफए एज़ अ सीएफए ले रही है बिकॉज़ भाई उसको विश्वास है जब क्लाइंट आएगा, वो बोलेगा अमन अग्रवाल है, सीए है, सीएफए है, अब देखो सर, समझे? तो वो तो चाहिए होगा, डिग्री का कभी वैल्यू नहीं जाएगा। हाँ, बट ओनली इफ यू हैव अ डिग्री वहाँ वैल्यू जाएगा, वहाँ वैल्यू नहीं रहेगा। नाउ व्हाई सर ऐसा क्यों है? बिकॉज़ हर गली-नुक्कड़ पे सीए बन रहा है, हर गली-नुक्कड़ पे सीएफए बन रहा है। तो वहाँ पे आप बोलोगे तो गलत है। प्री कोविड मैं वही बोल रहा हूँ, प्री कोविड इतने नहीं थे लोग। होंगे भी तो मतलब वो जो इन्फॉर्मेशन वाला जो है, वो नहीं था। एक-एक ज़ोन थे कि ये इस एरिया पे जाएगा, इस एरिया पे जाएगा, इस एरिया पे जाएगा। पोस्ट कोविड क्या हुआ? सबको ही को फाइनेंस में जानना है, सबको ही को ये करना है। बट जाएँगे सबको ही, बट देयर हैज़ टू बी सम एज, देयर हैज़ टू बी सम डिफरेंस। वो गैप है। सीए करो, सीएफए करो। अगेन आई एम नॉट टेलिंग कि लोग कर नहीं रहे, लोग पढ़ा नहीं रहे होंगे, सब कुछ हो रहा होगा। बट माय प्रॉब्लम व्हाट आई अंडरस्टूड इट कि वो जो क्लैरिटी वाला जो चीज़ है, वो प्रैक्टिकली जो कनेक्ट करने का चीज़ है, वो नहीं मिल रहा है लोगों को। दैट इज़ वेयर आई एम कमिंग इंटू पिक्चर कि भाई मैं ये बोलना चाह रहा हूँ, बस पास होना ज़रूरी नहीं है। पास आप डेफिनिटली होगे अगर आपको कांसेप्ट आता है, अगर भाई
कोई 4 घंटा लगाता है, कोई उसकी जगह आपको 5 घंटा दे के अगर मैं या 4 घंटा में ही मैं आपको कांसेप्ट भी समझा दे रहा हूँ, प्रैक्टिकली समझा रहा हूँ वो भी, सम्स भी सॉल्व करवा रहा हूँ, सब करवा रहा हूँ, तो आप क्यों पास नहीं होगे? अगर मेरे को पास होने में दोनों चीज़ मिल सकती है, मैं कांसेप्ट भी समझूँ, मेरा सब कुछ क्लियर हो एंड एग्ज़ाम भी पास कर दूँ, तो व्हाई नॉट टू चूज़ दैट? दैट इज़ माय क्वेश्चन। हम जब बचपन में रहते हैं, हमें ए फॉर अगर आपको याद हो नहीं हो आई डोंट नो कि जब हमें एबीसीडी सिखाए जाते हैं, जो भी स्कूल की जो वो क्या उनका अलग ही कोई नाम होता है वो टीचर लोग, वो जब सिखाते हैं या 1-2 सिखाते हैं, ठीक है? नर्सरी के पहले, प्री प्री नर्सरी स्कूल जो भी बोलता है, तो वो जो टीचर बिकॉज़ आई वाज़ टॉकिंग टू सम गाय जिनका ये स्कूल्स है, तो वो बोलते हैं कि जब हम हायर करते हैं ना, देयर आर लॉट ऑफ फैक्टर्स गोज़ इंटू इट कि आपको कितना अच्छा से बच्चों को समझाना आता है बिकॉज़ वो जो टाइम स्पैन है जब बच्चे 2 ढाई साल के होते हैं, जब सीखना होता है एबीसीडी, तो इट्स वेरी ईज़ी टू कैप्चर। तो आपको ऐसा एक स्टोरी बताना है या कुछ बताना है जो कीप्स इन माइंड वो सारा ज़िंदगी चलेगा। दैट इज़ समथिंग वी आर लुकिंग फॉर। भले ही आप इंटरेस्ट रेट रिस्क मैनेजमेंट में आपको 5% याद रहे 1 साल बाद, बट वो 5% इम्पोर्टेंट चीज़ें याद रहनी चाहिए कि अगर आपको कोई बोले इंटरेस्ट रेट रिस्क मैनेजमेंट, तो भाई याद आ जाए, हाँ, ये है, ऐसा चीज़ होना चाहिए। तो दैट शुड मतलब आपका ये होना चाहिए। आई डोंट नो लोगों का क्या है, बट एज़ अ सीए, सीएफए कोई भी आप करो, आप सीए कर रहे हो, सीएफए कर रहे हो, प्लीज़ मेक श्योर कि यू गिव योर बेस्ट इन इट। मतलब बस पास होने के लिए मत करो प्लीज़, दैट्स माय रिक्वेस्ट। पास होके अगर धक्का ही खाना है तो क्या फ़ायदा? देखो पास होके येस डिग्री मैटर्स, डिग्री का बहुत वैल्यू है। फिर अगर उसके बाद डबल मेहनत करना देन व्हाई? अगर आज मैं उतना मेहनत करके मैं पास भी हो जाऊँगा, मेरे को एक अच्छी जॉब या बिज़नेस में कुछ भी कर पाऊँगा, तो चलेगा ना मेरे को। मैं पास होने के बाद फिर सीखूँगा, फिर जॉब लूँगा, फिर लूँगा, क्यों मेहनत करना इतना? दैट डज़न्ट मेक सेंस। बाकी आपकी मर्ज़ी, आप लोग कैसे करोगे, ठीक है? सो व्हाट आई वाज़ सेइंग इज़ कि मॉडर्न में फ्यूचर ऑप्शंस एंड स्वैप। हाँ, स्वैप समझा रहा था। तो स्वैप में मैं बोल रहा था कि फिक्स वर्सेस फ्लोटिंग। अगर मेरे पास फिक्स है, आपके पास फ्लोटिंग है, तो मैं बोलूँगा भाई तू मेरे को फ्लोटिंग दे, मैं तेरे को फिक्स दे देता हूँ। तो मैं और आप कौन होंगे? मैं हो सकता है एक रिटेल इन्वेस्टर होगा, आप कौन होगे? बैंक होगा, ठीक है? ये हो गया फिक्स इंटरेस्ट रेट स्वैप। करेंसी स्वैप में क्या होगा? मान लो मेरे पास डॉलर है, आपके पास यूरो है। मैं बोलूँगा आप डॉलर लो, मेरे को यूरो दो, ठीक है? बिकॉज़ मेरे को डॉलर पे हो सकता है कुछ हेज करना रिस्क लगता है और आपको लगता है यूरो। तो हम वैसे करेंगे। तो इंटरेस्ट रेट और करेंसी स्वैप ये क्वेश्चंस में है, तो वो मैंने समझाया। इतना समझ आया? हाँ या ना? इतना समझ आया? हाँ। अब जो स्वैप्स होते हैं, वो जो स्वैप्स होते हैं वो 2-3 तरह के होते हैं। पहला हो गया प्लेन वैनिला नॉर्मल स्वैप कि इंटरेस्ट रेट फिक्स वर्सेस फ्लोटिंग जो मैंने समझाया। सेकंड है बेसिस स्वैप। बेसिस स्वैप में क्या होता है? मेरा लीबर जो फ्लोटिंग रेट है उस पे खेलते हैं हम। ठीक है? फ्लोटिंग प्लस माइनस समथिंग, फ्लोटिंग प्लस माइनस समथिंग, फ्लोटिंग का एक्सचेंज होता है। माने दोनों ही फ्लोटिंग होगा बट देयर आर डिफरेंट फ्लोटिंग। आप एक लीबर हो सकते हैं, एक सोनिया हो सकती है, ये सॉफ्टवेयर हो सकता है। फिर हो गया करेंसी स्वैप जो हमने समझा। फिर हो गया एमोर्टाइजिंग स्वैप। एमोर्टाइजिंग स्वैप क्या होता है? जैसे हम लोग लोन में क्या होता है एमोर्टाइजिंग होता है, ठीक है? हर हर महीना या हर महीना जो ईएमआई आता है, उसमें प्रिंसिपल्स कम होते रहते हैं। तो वैसे ही एमोर्टाइजिंग स्वैप में जो नोशनल होता है, हर महीना या हर एक टाइम पीरियड के बाद नोशनल्स चेंज होते रहते हैं। समझ आया क्या डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्वैप? सर ये क्वेश्चन में आ सकते हैं कि ये टाइप ऑफ स्वैप्स आ सकते हैं। तो टाइप ऑफ स्वैप क्या हो गए? बेसिस स्वैप हो गए, नॉर्मल प्लेन वैनिला हो गए एंड करेंसी स्वैप हो गए एंड योर अभी कौन-सा मैंने बताया? अ, क्या बताया मैंने अभी? बेसिस स्वैप, करेंसी स्वैप योर एमोर्टाइजिंग स्वैप, ठीक है? ये हो गए। हो गया? इतना समझ आया? हाँ या ना? अब हम क्या करेंगे? अब हम डायरेक्टली क्या करेंगे? क्वेश्चन्स करेंगे, ठीक है? क्वेश्चन्स में हम क्या करेंगे? हम समझेंगे कि कैसे करना है, नहीं करना है। वी विल अंडरस्टैंड ऑल दोज़ थिंग्स एंड देन वी विल सी कि कैसे आगे करना है। इतना समझ है? चलो, नाउ लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चन्स, ठीक है? चलो क्वेश्चन 1 करते हैं, ठीक है? क्वेश्चन 1 क्या बोलता है? Mrs. Parker and Company is contemplating to borrow an amount of 60 crore for a period of 3 months in the coming 6 months time from now. मतलब कि आज से 6 महीने बाद, आज अगर नवंबर है, ठीक है? आज से 6 महीने बाद नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल। अप्रैल में जाके वो बोरो करना चाहता है कितने महीने के लिए? 3 मंथ्स अप्रैल, मई, जून, जून। इस टर्म पीरियड के लिए वो बोरो करना चाहता है। ये 3 महीने के लिए वो बोरो करना चाहते हैं। कितना? 60 सीआर बराबर? द करेंट रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 9% पर एनम। आज क्या चल रहा है? 9% पर एनम चल रहा है, बट इट में गो अप इन 6 मंथ्स टाइम।
तो नवंबर में खड़े होके उसको लगता है भाई 6 महीने बाद उसको 60 करोड़ रुपए चाहिए। चाहिए कितने दिन के लिए? 3 महीने के लिए, और आज का ब्याज इंटरेस्ट रेट चल रहा है 9%। एंड व्हाट ही इज फीलिंग, व्हाट दैट कंपनी इज फीलिंग कि इंटरेस्ट रेट बढ़ सकता है। तो उसको क्या करना चाहिए आज? इंटरेस्ट रेट अगर बढ़ सकता है तो उसको क्या करना चाहिए? हेज करना चाहिए। इतना समझ में आया? अब हेज किससे कर सकता है? एसेट लायबिलिटी मैनेजमेंट इसके लिए चलेगा नहीं। ये क्या कर सकता है? फ्यूचर ले सकता है, ऑप्शन ले सकता है, स्वैप ले सकता है, एफआरए ले सकता है। बराबर? अब देखते हैं क्या करेगा वो। द कंपनी वांट्स टू हेज इटसेल्फ अगेंस्ट द लाइकली इंक्रीज इन द इंटरेस्ट रेट। बराबर है। द कंपनीज बैंकर कोटेड एन एफआरए। क्या कर रहा है वो? एफआरए। नाउ एफआरए इज अ ट्रेडिशनल मेथड और अ मॉडर्न? ट्रेडिशनल। एट 9.3%। मतलब क्या? वो बोल रहा है आज ही लॉक कर दो आप। आज ही नवंबर में ही जाके आप लॉक कर दो, अप्रैल से आप जून तक जो 3 महीने के लिए लोगे रेट, वो 9.3% पे लोगे। मतलब अप्रैल में जाके रेट वो 10 हो, 12 हो, 15 हो, 7 हो, 6 हो, मतलब नहीं है। आपको 9 रुपया 30 पैसे देने पड़ेंगे। व्हाट विल बी द फाइनल सेटलमेंट अमाउंट? फाइनल सेटलमेंट अमाउंट क्या होगा अगर एक्चुअल रेट ऑफ इंटरेस्ट 6 महीने बाद 9.6 हो गया, 8.8 हो गया? अगर 9.6 हो गया, 8.8 हो गया तो क्या होगा? तो देखो, मैंने जो एफआरए लिया है, दैट ऑल दोस थिंग्स आर कैश सेटल्ड। एफआरए लो, ऑप्शन लो, ये सब वो कैश सेटल्ड है। तो आप 6 महीने बाद बोरो करोगे मान लो 9.6 पे ही, बराबर? तो आपका क्या हुआ? आपने 9 पर आप आपने बोरो आपने लिया एफआरए, ठीक है, 9.3 पे, बराबर है। बट जब 6 महीने बाद आपने देखा 9.6 हो गया, तो आप एक्चुअल में बोरो कर रहे हो 9.6 पे ही, बट आपको एफआरए में फायदा हो गया। 9.3 का 9.6 हो गया, आपको फायदा हो गया, 30 पैसे का वहां फायदा हो गया। तो आपको जो लॉस मिला, आपको जो ब्याज, आपको जो एक्चुअली 30 पैसा आपको जो एक्स्ट्रा देना पड़ रहा है लोन लेने में, वो वहां पे मिल गया आपको। तो नेट नेट पे फायदा है। लेट्स सी। तो नेट नेट पे आपको क्या देना पड़ेगा ना? 9.3 ही देना पड़ेगा। लेट्स सी हाउ इट गोज। फाइनल सेटलमेंट हम कैसे कैलकुलेट करते हैं? जो नोशनल अमाउंट है मल्टीप्लाइड बाय जो एफआरए का एक्चुअल उस दिन जो रेट है, माइनस द एफआरए रेट मल्टीप्लाइड बाय द टाइम पीरियड। लेट्स सी क्या बोला। मेरा एक्चुअल कितना था? 60 करोड़। मेरा मेरा एक्चुअल कितना था? 60 करोड़। मेरा 6 महीने बाद रेट कितना हो गया? 9.6। मैंने कितना में एफआरए किया था? 9.3 में। टाइम पीरियड कितना था एफआरए का? 3/12। सेम करके मैंने दिखाया 4,39,453। तो बैंकर को कितना पेमेंट करना पड़ेगा? 439। ठीक है, बैंक मेरे को देगा क्योंकि मेरा एफआरए में फायदा हो गया। अगर वो क्या बोला सेकंड 8.8 हो गया, मतलब क्या हुआ? एफआरए अगर 9.3 में मैंने लॉक किया था, 8.8 हो गया, तो क्या होगा देखो। इफ एक्चुअल रेफर है 8.8 हो गया तो 10 पार्कर को देना पड़ेगा 733 850 बराबर सेम की चीज करेगी। सर ऐसा क्यों हुआ? बिकॉज हमें पता है फॉरवर्ड हो फ्यूचर हो दैट इज अ टू वे स्वर्ड। ऊपर जाएगा तो फायदा, नीचे जाएगा तो नुकसान। गिवन आई एम अ बायर, अगर मैं फॉरवर्डेड बाई किया हूं तो ऊपर जाएगा तो मेरे को फायदा मिलेगा, नीचे जाएगा तो मेरे को नुकसान होगा। सेम चीज है। सेम चीज एफआरए में है, सेम चीज फॉरवर्ड में है, फ्यूचर में भी सेम चीज है। समझ आया क्वेश्चन नंबर 1? हाँ या ना? क्वेश्चन 1 समझ आया। लेट्स गो टू क्वेश्चन नंबर 2। TM FinCorp has bought a 6 into 900 करोड़ एफआरए at 5.2%। समझो, उसने क्या किया? 6 महीने बाद उसको बोरो करना है 3 महीने के लिए। एफआरए लिखना सीखो। कैसे लिखते हैं? आप मेरे को कुछ भी बताओ। मान लो 4 महीने बाद आपको 6 महीने के लिए बोरो करना है। 4 महीने बाद 6 महीने के लिए बोरो करना है। तो मैं कैसा लिखूं रेट को? आप क्या करोगे? 4 लिखोगे मल्टीप्लाइड बाई 4 प्लस 6 10। समझ आया? 4 महीने बाद 6 महीने के लिए बोरो करना है। मतलब अगर मैं नवंबर में खड़ा हूँ, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मेरे को फेब्रुअरी 28 फेब को बोरो करना है। कितना दिन के लिए? 6 महीने के लिए। मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, 31 अगस्त, 6 महीने के लिए, 4 महीने बाद। तो 4 इंटू 6। अगर मैं बोलूँ 3 महीने बाद 3 महीने के लिए बोरो करना है, तो क्या करूंगा? 3 इंटू 6। 3 महीने बाद अगर 7 महीने के लिए बोरो करना है, 3 इंटू 3 प्लस 7 दैट इज 3 इंटू 10। समझ आया? सबसे इजी मेथड है ये। जिसमें जितने दिन बाद बोरो करना है वो लिखो, मल्टीप्लाई में दोनों को ऐड कर दो। ठीक है? तो ये क्या बोला था? आपको समझ आएगा आप जब एमसीक्यू करोगे। दिस विल हेल्प यू। टीएम फिनकॉर्प हैज बॉट अ 6 into 9 एफआरए। मतलब 6 महीने बाद वो कितना दिन के लिए बोरो करेगा? 3 महीने के लिए, बराबर। 100 करोड़ का नोशनल कितना है? 100 करोड़ का। एफआरए का रेट कितना है? 5.25%। ऑन फिक्सिंग डेट रेफरेंस रेट इज मीबर।
मीवर इज मुंबई इंटरबैंक ऑफर रेट टर्न्स आउट टू बी एज फॉलोज 3 महीने बाद, 6 महीने बाद, 9 महीने बाद। जिस दिन उसने फिक्स किया उस दिन बोलता है 3 महीने का मीवर रेट इज 5.5, 6 महीने का मीवर रेट इज 5.7, 9 महीने का मीवर रेट इज 5.85। You're required to determine profit and loss to TM FinCorp in the basis points and assume and tell me the settlement amount. Assume 360 दिन in a year. अब मेरे को बताओ मेरे को कितना दिन का मतलब है? देखो, TM will make a profit of 25 basis points since a 6 into 9 FR is a contract on 3 months interest rate in 6 months which turn out to be 5.5। तो क्या, अरे बाबा मेरे को समझाओ, 3 महीने बाद मैंने कितना के लिए बोल किया? 6 महीने के लिए। अब मेरे को 6 महीने का रेट देखना है। 3 महीने का रेट मेरे को कोई काम का बकवास है, भगा दो। 9 महीने का काम का है नहीं, क्योंकि मैं 3 महीने बाद 6 महीने का बोरो कर रहा हूँ। तो मेरे लिए कौन सा लीवर काम का होगा या मीवर काम का होगा? 6 महीने का। तो 6 महीने का रेट क्या? 5.7। और मैंने कितना पे ब्लॉक कर दिया? 5.25 पे। तो मेरे को फायदा कितना हुआ? ओ सॉरी सॉरी, 6 महीने बाद 3 महीने का, ठीक है सॉरी, मैं 3 महीने बाद 6 महीने का बोल रहा था। मैं क्या किया, 9 महीने का मेरा काम का है कि नहीं, 6 महीने का काम का है कि नहीं, क्योंकि मैं 6 महीने बाद 3 महीने के लिए बोरो, कितना दिन के लिए बोरो करो वो मेरे को चाहिए, जितना दिन के लिए बोरो करो उसका मैं रेट लूंगा। तो मैं 3 महीने के लिए बोरो करो, 3 महीने के लिए मेरा रेट क्या? 5.5। तो क्या होगा, 5.25 में मैंने ब्लॉक कर लिया, बट मेरे को आज 5.5 है लॉक पैसा, तो 25 पैसे का फायदा होगा। सेटलमेंट अमाउंट क्या होगा? नोशनल इंटू द सेम, हमने जो सीखा था, तो वो हम नहीं जाएंगे अभी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। एक्स वाई जेड लिमिटेड बोरोस euro 50 pound 15 million of 6 months लीवर प्लस 10% फॉर अ पीरियड ऑफ 24 मंथ्स। एक्सवाई लिमिटेड कोई कंपनी है, उसने 15 मिलियन बोरो किया है, 15 मिलियन पाउंड, कितना दिन के लिए? कितना दिन के लिए? 24 महीने के लिए, तो 2 साल के लिए उसने बोरो किया। रेट क्या, फ्लोटिंग है या फिक्स है बताओ? फ्लोटिंग है सर, क्या रेट है? 6 महीने का लीवर प्लस 10%, मतलब अगर 6 महीने का लीवर 5% है तो आपका इंटरेस्ट रेट होगा 5 प्लस 10%, 15% पर एनम। समझ आया? The company anticipates a rise in Libor. Libor उसको लगता है कि बढ़ेगा. Hence it proposes to buy a cap option from its bankers at the strike rate of 8%. मतलब उसको क्या है? उसको लगता है कि भाई मेरा जो लीवर है, आज अगर 5% चल रहा है, वो हो सकता है कल जाके 10 हो जाए, कल जाके 12 हो जाए, कुछ भी हो सकता है। उसको डर लग रहा है। उसने क्या किया? कैप ऑप्शन लिया। कैप ऑप्शन इज लाइक अ कॉल ऑप्शन। ठीक है कि भाई 8% के ऊपर जाएगा तो मेरे को फायदा है। सीधा हिसाब है, 8% के ऊपर जाएगा तो मेरे को फायदा है, 8% के नीचे जाएगा तो मैं कुछ नहीं है, बल्ले बल्ले मैं प्रीमियम देके छोड़ दूंगा। ठीक है, समझ आया? कैप ऑप्शन कॉल ऑप्शन नहीं होते वहां। हर जन क्या करते हैं, जब रेगुलर क्लास करोगे आप, तब आप समझोगे कॉल ऑप्शन, रेगुलर कॉल, कैप ऑप्शन, डेरिवेटिव, इक्विटी में सब अलग अलग। जब आप रिवाइज करोगे, मेरा वीडियो देख रहे हो बोल के नहीं, जब खुद भी रिवाइज करोगे, अपने आपको एएफएम रिवाइज जो 1.5 डेज के लिए बैठोगे, सी दीज आर द सम टेक्निक्स और कुछ। आप जब बैठोगे उसके पहले अपने आप को याद दिला दो, एफआरए हो, फॉरवर्ड रेट हो, कुछ भी हो, सब एक होता है। फ्यूचर कहीं का भी हो, एक होता है। और क्या नाम है, ऑप्शंस कहीं भी हो, कैप ऑप्शन हो, पुट ऑप्शन हो, कॉल ऑप्शन हो, ऑप्शंस तरीका के होते हैं। स्वैप्स में कुछ भी हो, करेंसी स्वैप, इंटरेस्ट रेट स्वैप, फलाना स्वैप, ढिमकाना स्वैप, कुछ भी हो, लॉजिक वगैरह फॉर्मूला सब एक होंगे। अपने आप को अगर यही बोल के अगर सम बैठोगे प्रैक्टिस करने, आपकी जिंदगी सही रहेगी, आसान लगेगी, वरना जैसे तकलीफ में हो वैसे ही होगी। अच्छा लगे बुरा लगे आपको, हो सकते हैं मेरे वर्ड्स कभी कभी हार्श लगे, एंड दैट इज माय ड्यूटी एज अ मेंटर, एज अ ट्यूटर, व्हेन आई एम सिटिंग इन दिस टेबल, आई हैव टू से सम हार्श वर्ड्स टू यू। ठीक है, एंटरटेनमेंट के लिए तो हम बैठे नहीं है। तो द पॉइंट इज हम मस्ती भी करते हैं, बट ओनली द गेस इज कि भाई हमें जो जरूरत है, जो हार्श वर्ड्स बोलने हैं, दैट इज रिक्वायर्ड फॉर यू। आपको ही समझ आएगा जब आप क्लियर कर लोगे, हाँ सर के वो वर्ड्स काम के थे। ठीक है, सो दिस इज माय सजेशन कि कुछ भी एएफएम जब भी चालू करो, फर्स्ट रिवीजन में तो करके फायदा नहीं है, सब हो गया। सेकंड लिख लिया, फर्स्ट रिवीजन के बाद एक नोट डालो एक पेज पे, भाई पहले जहाँ पे आपने लिखा है कि इंपॉर्टेंट सम शुमार, कौन सा चैप्टर करना है, सीक्वेंस क्या होगा सेकंड रिवीजन का, यहाँ पे जा वहाँ एक हेडिंग पे लिख लो कि भाई ऑप्शंस का सब कुछ एक है, वो इंटरेस्ट रेट हो, करेंसी हो, इक्विटी हो, बॉन्ड हो, कुछ भी हो चलेगा। कहीं पे भी ये देखो 4-5 जगह ही आएगा, ये एक इंटरेस्ट रेट पे आया, सेकेंडरी वैल्यूएशन पे आया, सॉरी डेरिवेटिव्स पे आया। तो ये याद रखोगे तो ईज़ी रहेगा। ठीक है? ठीक है। तो क्या बोला मेरे को, तो लमसम मैंने क्या लिया? कॉल ऑप्शन। कॉल ऑप्शन क्या होता है कि भाई ऊपर जाएगा तो फायदा, मैंने बाई किया, बराबर बाई किया। तो मेरा क्या हुआ, कॉल ऑप्शन लिया मैंने, स्ट्राइक प्राइस पे 8, स्ट्राइक प्राइस 8 है। तो मतलब क्या, दिस इज माय एक्स, अगर 8 के ऊपर जाएगा मेरा प्राइस इंटर लीवर, तो मेरे को फायदा, 8 के नीचे जाएगा तो मेरे को नुकसान कुछ नहीं, बस मैं प्रीमियम बेकार चल।
द लंप सम प्रीमियम इज 1% फॉर द एंटायर रीसेट पीरियड, मतलब वो 1% देगा वो प्रीमियम, ठीक है। एंड द फिक्स्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 7% पर एनम, आज फिक्स्ड रेट है 7%। द एक्चुअल पोजीशन ऑफ लीवर ड्यूरिंग द फोर्थ कमिंग रीसेट पीरियड इज एस, तो यही है, 3 तो रीसेट पीरियड बोला, तो 24 महीना अगर है, अगर 6 महीना मेरा लीवर है तो मेरे को कितना पीरियड है, 4 पीरियड, 6-6 महीना करके आप करोगे, 6 into 4 24 months। यू आर रिक्वायर्ड टू शो हाउ फार इंटरेस्ट रेट रिस्क इज हेज्ड थ्रू कैप ऑप्शन। आप, मैंने जो कैप ऑप्शन लिया है उसके हिसाब से कितना मेरे को हेज हो गया, कितना मैंने अपना खर्चा जो मतलब लॉस से कमा लिया, कमाई कम कर दिया। और कैलकुलेशन वर्कआउट फिगर्स एट ईच स्टेज अप टू 3 डेसिमल पॉइंट्स एंड अमाउंट नियरेस्ट टू पाउंड, इट शुड बी पार्ट ऑफ वर्किंग आउट। आई थिंक टेलीग्राम ने किसी ने पूछा था सर डेसिमल में करना है या नहीं करना है। मोस्टली देखो मैंने मना किया था डेसिमल में मत करना, बट जहां क्वेश्चन में जितना दिया हुआ है उतना तो करना ही करना, वरना अननेसेसरी मार्क्स कम देंगे या कुछ भी देंगे तो वो जरूरत नहीं है, ठीक है। सोल्यूशन देखते हैं। पहले मेरे को निकालना है भाई मैंने प्रीमियम कितना दिया। देखो 3 चीजें, मेरे को देखना है मैं कितना पेमेंट कर रहा हूँ, ठीक है। मेरे को मैंने जो कॉल ऑप्शन लिया उस पे कितना फायदा नुकसान हो रहा है, एंड मैंने प्रीमियम कितना दिया, 3 ही चीजें मेरे को निकालना है इस पे। तो पहला मैं क्या निकालूंगा, प्रीमियम। प्रीमियम का फॉर्मूला क्या होता है, मेरा मेरा प्रीमियम परसेंटेज डिवाइडेड बाय द डिस्काउंटिंग फैक्टर मल्टीप्लाइड बाय द टाइम पीरियड। मेरा रिटर्न प्रीमियम कितना है, 0.1% है। मेरा डिस्काउंट फैक्टर कैसे होगा, 7% मेरा फिक्स है, दिस इज पर एनम। तो पर टाइम पीरियड कितना होता है, 7.5 डिवाइड बाई 2, बिकॉज 6 मंथ्स है तो 3.5। टर्म पीरियड कितने हैं, 4। तो मेरे को उस हिसाब से निकल जाएगा, मल्टीप्लाइड बाई दी नोशनल। तो मेरा क्या है, 0.1 मेरा रिटर्न प्रीमियम है, डिस्काउंटिंग फैक्टर से मल्टीप्लाइड बाई ये, तो मेरा ये आ गया 4861। ये मेरा प्रीमियम, मतलब मैंने हर रिसीट पीरियड पे मैं उसको दूंगा 40,861 प्रीमियम, बराबर, इतना समझ आया। अब मैं देखता हूँ कितना मेरे को मिलेगा जाएगा। तो अगर अगर रेट 9% हो गया और मेरे को पता था लीवर 8% में मैंने किया है, तो मेरे को एक्स्ट्रा कितना लगा, मेरे को एक्स्ट्रा कितना देना पड़ा, 1% इंटू 15 मिलियन डिवाइड बाई 2, 75 के। अगर मान लो फर्स्ट पीरियड पे जब मैं बात कर रहा हूँ, व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट द फर्स्ट पीरियड, द रेट हैज बिकम 9%, बट माय स्ट्राइक प्राइस वाज 8%। तो इंटरेस्ट रेट कितना बढ़ गया, 1% से बढ़ गया। तो मेरे को पेमेंट कितना एक्स्ट्रा देना पड़ रहा है, अगर 8 होता तो मैं तो 8 देता ही, दैट इज समथिंग एल्स, बट कितना बढ़ गया, 9%, 1% बढ़ गया। तो 1% होगा तो 1 इंटू द नोशनल मल्टीप्लाई द टाइम पीरियड, ये मेरे को देना पड़ा बैंक को, एडिशनल इंटरेस्ट देना पड़ा। बैंक मेरे को कितना देगा, क्योंकि मैंने कैप ऑप्शन लिया है। कैप ऑप्शन क्या है कि भाई ऊपर जाएगा तो फायदा, 1% गया तो 1% का फायदा मेरे को मिलेगा, सेम 75 मिलेगा। मैंने बैंक को प्रीमियम कितना दिया, 4861। तो नेट में बैंक मेरे को कितना दिया, बैंक मेरे को दिया 1% का फायदा, ठीक है, 8 से 9 हो गया तो फायदा दिया मेरे को 70-75 हजार। मैंने बैंक को वो कैप ऑप्शन का प्रीमियम दिया था 40,861। तो 75,000 माइनस 4861, दैट इज 34,139, ये मेरे को प्रीमियम मिला, बराबर नेट बैंक से मिला। सेकंड रिसीट पीरियड पे क्या होगा, सेम चीज मैं देखूंगा कि मेरा जो स्ट्राइक प्राइस है उससे कितना ऊपर गया, तभी वो मेरा खर्चा, अगर कम जाएगा तो मेरा कोई एडिशनल खर्चा नहीं है। सेकंड टाइम कितना किया, 9.5, मतलब मैंने, मेरे को एक्स्ट्रा कितना देना पड़ा, 1.5% का। थर्ड था 10%, तो एक्स्ट्रा कितना देना पड़ा, 2%। तो एडिशनल इंटरेस्ट मैंने निकाल लिया। बैंक भी उतना ही देगा मेरे को, क्योंकि मेरा तो कैप्स ऑप्शन 8% पे लिया था। प्रीमियम कितना दिया, सेम, माइनस मैं करूंगा अमाउंट रिसीव्ड माइनस प्रीमियम पेड इक्वल्स टू नेट अमाउंट रिसीव्ड। ऐसे करके मैं टोटल निकालूंगा। टोटल कितना आया कि भाई मेरा खर्चा, बिकॉज मैंने जो इंटरेस्ट रेट बढ़ गया, उसमें मेरे को, अगर मैं कैप ऑप्शन नहीं लेता, मैं कोई ऑप्शन नहीं लेता, तो मेरा एक्स्ट्रा खर्चा लगता 3,37,500। 337,500 वुड बी माई एक्स्ट्रा कॉस्ट इफ आई डिडंट टेक एनी कॉल ऑप्शन, बट आई टुक द कॉल ऑप्शन, द कैप ऑप्शन। तो मेरा खर्चा कितना लग गया मेरा खर्चा 2,14,000 हो गया, बराबर, ठीक है। 2,14,000 से कम गया, मतलब मेरा खर्चा नेट पे कितना लगा, मैंने जितना प्रीमियम दिया, समझ आया। अगर मैंने कैप ऑप्शन नहीं लिया होता तो मेरा खर्चा, माई एक्सपेंस वुड बी हायर बाई 337,500, बट आई टुक द प्रीमियम, आई टुक द कॉल ऑप्शन। तो व्हाट इज द नेट, what is the amount by which it has reduced? It has reduced by 214,917. How it has reduced? Because I took a cap option, ठीक है। तो मेरा नेट खर्चा कितना लगा, बिकॉज ऑफ द रेट इंक्रीज ओनली द प्रीमियम अमाउंट, दैट इज 1,22,583। समझ आया ये क्वेश्चन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं। डेरिवेटिव बैंक एंटर्ड इनटू अ प्लेन वैनिला स्वैप
प्लेन वैनिला स्वैप क्या होता है, नॉर्मल है, फिक्स्ड रेट एंड फ्लोटिंग रेट का एक्सचेंज होगा। थ्रू एन ओवरनाइट इंडेक्स स्वैप, ओवरनाइट इंडेक्स स्वैप क्या होता है, हर दिन उसका रेट चेंज होता है, ठीक है, एवरी डे एवरी नाइट द रेट चेंजेस, ओवरनाइट हर दिन, ऑन अ प्रिंसिपल ऑफ 10 करोड़, 10 करोड़ का प्रिंसिपल एंड एग्रीड टू रिसीव मीवर ओवरनाइट फ्लोटिंग रेट फॉर अ फिक्स पेमेंट ऑन द प्रिंसिपल। मतलब उसको क्या चाहिए भाई, उसको मीबर चाहिए, मीबर का जो भी रेट होगा हर दिन का वो चाहिए होगा। द स्वैप वाज एंटर्ड इनटू ऑन मंडे 2 अगस्त 2010 एंड वाज टू कमेंस ऑन 3 अगस्त 2010। तो सोमवार को उसने एंटर किया, बट 3 अगस्त मतलब ट्यूसडे से चालू होने वाला था, एंड रन फॉर अ पीरियड ऑफ 7 डेज। तो ये लोन लिया गया फॉर 7 डेज, रेस्पेक्टिव मीवर फॉर ट्यूसडे टू मंडे दिया हुआ है, ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे संडे मंडे 7 दिन का। तो 7.75 ये ट्यूसडे का है, 8.15 वेडनेसडे, 8.12 थर्सडे, 7.95 मंडे, सॉरी ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे, ठीक है, 7.98 सैटरडे एंड संडे, एंड मंडे हो गया 1.15। सर आप क्यों सैटरडे संडे एक पकड़ लिए, बिकॉज संडे इज अ हॉलीडे, संडे हॉलीडे हो बोल के सैटरडे संडे हम एक पकड़ लेते हैं कि सैटरडे संडे यही रेट रहेगा, समझ आया, क्योंकि फ्राइडे रात को हो जाता है बराबर, सैटरडे संडे का एक रेट होगा। तो हम क्या करेंगे, पहले निकाल, और बोला इफ डेरिवेटिव बैंक रिसीव 317 नेट ऑन सेटलमेंट कैलकुलेट फिक्स्ड रेट एंड द इंटरेस्ट रेट ऑन द बोथ लेग्स। मतलब भाई सब 7 दिन बाद उसको जो नेट पेमेंट मिला इंटरेस्ट में 317 रुपया मिला। तो मेरे को हाँ, तो मेरे को ये बताओ कि भाई फिक्स्ड रेट क्या है और इंटरेस्ट क्या है। तो क्या करूंगा, ट्यूसडे को जब मैंने 10 करोड़ का लोन लिया, उसका ब्याज कितना रहेगा, उसका रेट बोला था 7.75, तो 10 CR इंटू 7.75 इंटू 1 डिवाइड बाई 365 या 360, तो 10 इंटू 7.75 डिवाइड बाई 360, 365 है ये लोग, 365 डेज इन्होंने लिया, 10 CR इंटू 7.75% डिवाइड बाई 365, 21,232, ठीक है। फिर वेनेजो क्या क्या हो जाएगा, 10 करोड़ प्लस इंटरेस्ट, क्योंकि पहला दिन का उसके ऊपर ब्याज लगेगा, तो ये आपका नॉर्मल कंपाउंडिंग इंटरेस्ट होता है। तो 10 करोड़ 21,233 मल्टीप्लाइड बाई 8.15%, इसका इंटरेस्ट आया, थर्सडे आया, फ्राइडे आया। नाउ अब जो सैटरडे संडे आएगा हम 2 दिन पकड़ेंगे, बिकॉज मैं बोल रहा हूँ 2 दिन का रेट एक है। तो 10,00870,87,618 मल्टीप्लाइड बाई 7.98% मल्टीप्लाइड बाई 2/365। प्लीज वॉच इट, ये 2 दिन होगा, ये एक होगा, ये एक होगा, ये एक होगा, ये एक होगा, और ये 2 दिन, फिर मंडे को नॉर्मल एक दिन। तो मैंने टोटल, मेरा फ्लोटिंग रेट हो गया 22,358, और मेरे को मिला है नेट में, मेरे को मिला 317। तो मेरा फिक्स कितना होना चाहिए था, 153,423 बराबर 153,740 माइनस 317, ठीक है। तो मेरा फिक्स रेट निकल जाएगा 153,423 मल्टीप्लाइड बाई 10 CR इंटू 365 डिवाइडेड बाई 7, 153,423 इंटू 10 CR इंटू 365 डिवाइड बाई 7, ठीक है, आ जाएगा। दिस इज द आंसर, समझ आए। यहाँ पे ओनली द चैलेंज वाज कि भाई संडे इज अ हॉलीडे दिया वही है, अगर नहीं भी दिया हुआ रहता तो भी हम यही पकड़ेंगे। अगर देखो नंबर ऑफ देख लेना, मंगलवार से सोम, मंगल बुध बृहस्पति शुक्र शनि रवि सोम, 7 दिन, 7 रेट अगर दिया हुआ है तो वैसे पकड़ो, नहीं दिया हुआ है तो संडे को हॉलीडे पकड़ लेना। नॉर्मली आंसर में दिया हुआ रहेगा कि संडे इज अ हॉलीडे, आपको बोला हुआ रहेगा, तो आपको कोई दिक्कत नहीं रहेगा, समझ आया। क्वेश्चन 5, चलो क्वेश्चन 6 करते हैं अब, ठीक है। क्वेश्चन 6 क्या बोलता है, AINC and BINC intends to borrow $2 लाख and $2 लाख in yen respectively for a time horizon of 1 year। मतलब ए को क्या करना है, ए को डॉलर 2 लाख बोरो करना है, बी को क्या करना है, $2 लाख इन येन बोरो करना है, ठीक है, इन एक साल के लिए। मतलब ए को चाहिए $2 लाख ही, बी को चाहिए $2 लाख इन येन, मतलब उसको रोकना चाहिए येन में, उसको दिखना चाहिए येन करेंसी। द प्रिविलेंट इंटरेस्ट रेट आर एज फॉलोज, ए कंट्री अगर ए आईएनसी अगर येन लोन लेगा तो 5% देना पड़ेगा, डॉलर लोन लेगा तो 9% देना पड़ेगा, बी देगा तो 8% देना पड़ेगा, 10% देना पड़ेगा, बराबर। अब क्या कर रहा है बोलो, द प्रिवेलेंट एक्सचेंज रेट इज $1 इक्वल टू येन 120, ठीक है। दे एंटर्ड इनटू करेंसी स्वैप इन व्हिच इट इज अग्रीड, ए एंड बी एंटर्ड इनटू करेंसी स्वैप, क्या बोला, दैट बी आईएनसी विल पे ए, बी ए को देगा, क्या देगा, 1% ओवर येन लोन इंटरेस्ट, ठीक है।
which the latter will have to pay as a result of the agreed currency swap. ये जो ए है इसको क्या करना पड़ेगा, तो मतलब ये क्या कर रहा है, येन में लोन ले रहा है, बराबर. Whereas AINC will reimburse interest to B only to the extent of 9%. A B को दे रहा है कितना, 9% पे, बराबर. कीपिंग द एक्सचेंज रेट इनवेरिएंट क्वांटिफाई अपॉर्चुनिटी गेन या लॉस, लॉस हो रहा है या नुकसान हो रहा है. तो बेसिकली देखो क्या हो रहा है, ए और बी में मेरे को ये बताओ, अगर येन जो लेगा किस पे कौन फायदा में रहेगा, ए बी में अगर येन लेगा कौन फायदा में रहेगा, येन लोन लेना चाहिए किसको, ए को, बिकॉज बी में 8% है. डॉलर लेगा तो कौन फायदा रहेगा, अगर आप बोलोगे ए सर, बट वो तो दोनों लोन लेगा नहीं. आप जब एक स्वैप में करो, कोई एक लेगा कोई एक लेगा तभी होगा. तो आप क्या करोगे, आप बोलोगे चलो ठीक है, बी को बोलोगे बी को बोलोगे चलो आप एक काम करो आप डॉलर पे लो. ए को वो ए क्या कर रहे हैं, ए येन पे ले रहा है. अगर ए येन पे ले रहा है तो बी ऑटोमेटिकली डॉलर पे लेगा लोन. ठीक है, तो क्या हो गया बेसिकली, अगर ए के बारे में सोचे तो क्या करेगा, ए को बी देगा, ए बी को देगा 9%, ए बैंक को देगा, मान लो जिसके साथ लिया है वो देगा डॉलर येन का जो रेट है उस पे माने 5% पे, बराबर. बट ए को मिलेगा क्या, ए को मिलेगा येन का जो इंटरेस्ट रेट है प्लस 1%, मतलब 6% मिलेगा उसको, बराबर. बी का क्या होगा, बी देगा 6% ए को, 10% देगा डॉलर लोन पे एंड उसको मिलेगा 9%. तो बोला दोनों का फायदा नुकसान मेरे को देख के बताओ. चलो देख के बताएंगे. अपॉर्चुनिटी गेन ऑफ ए आईएनसी अंडर करेंसी स्वैप, इंटरेस्ट शो बी रेमिटेड टू बी, बी को कितना देगा 5 प्लस 1%, 6% ऑफ 15 मिलियन 2 लाख इनटू 1 ईयर. तो मेरे को ये आ गया. अब इसको येन में कन्वर्ट करेंगे 21,60,000. इंटरेस्ट मेरे को कितना मिला 9% उसको लिए, और मेरे को लोन में पेबल कितना था येन लोन पे 5%, बराबर. तो मैंने लिया 2 लाख इंटू 120 इंटू 5%, 12 लाख रुपया. ठीक है, तो मैंने नेट टोटल मेरे को पेमेंट करना 33.60, मेरे को मिला 14.40. तो मेरा नेट पेमेंट कितना हुआ 19,20,000, बराबर. अब ये जो 19,20,000 है ये मैंने पेमेंट किया, इसको मैं डॉलर पे कन्वर्ट करूंगा तो 1920, बिकॉज ए को लास्ट में क्या देखना भाई, मेरा डॉलर पे कितना पेबल है, तो उसको देखा 16,000 रुपया. तो अगर वो डॉलर पे देख रहा है, वो नेट पे उसको 16,000 देना पड़ रहा है. अब वो चेक, आप अपॉर्चुनिटी कैसे निकालोगे, अगर मैं स्वैप नहीं करता तो मेरा कितना खर्चा पड़ता, और अगर मैंने स्वैप किया तो मेरा खर्चा कितना पड़ा है, दोनों का डिफरेंस जो है वो मेरा लॉस या गेन है, बराबर. कोई भी बंदा, अगर मैं मान लो अगर मैं स्वैप पे नहीं जाऊंगा तो मैं क्या खर्चा दूंगा, मैं तो भाई डॉलर लूंगा 9% पे, बराबर. तो मैं तो देखूंगा वो मेरा खर्चा, तो मतलब 2 लाख इंटू 9%, 18,000 रुपया. अगर मैं स्वैप पे चल जाता हूं तो क्या फायदा नुकसान है मेरे को देखना है. अगर मैं स्वैप पे जाता हूं तो मेरा नेट खर्चा 16,000 पड़ रहा है, बट अगर मैं स्वैप पे नहीं जाता तो मेरा 18,000 पड़ता, तो 2,000 फायदा. बी का सेम चीज देखते हैं. इंटरेस्ट टू बी रेमिटेड टू ए, ए को कितना देगा, 2 लाख डॉलर इंटू 6%, 12,000. इंटरेस्ट टू बी रिसीव फ्रॉम ए कितना देगा, ए बोला था 21,60,000 देगा, बट डॉलर में कितना रहेगा 21.6 डिवाइडेड बाई 120, तो 18 लाख 18,000. तो इंटरेस्ट पेबल और उसको डॉलर पे लोन देना है 20,000, तो नेट पेमेंट कितना किया वो 14,000. 14,000 इंटू 120 करेगा 16,80,000. इंटरेस्ट पेमेंट विदाउट स्वैप होगी 19,20,000, हमने निकाला ही था. 2 लाख इंटू 120 इंटू 8%, तो अपॉर्चुनिटी गेन इज येन 240. तो दोनों को ही फायदा हो रहा है, बराबर. समझ आया स्वैप क्या हुआ, ए को चाहिए था डॉलर, बी को चाहिए था येन, सीधा हिसाब. ठीक है, अभी देखा गया कि कौन कौन लेगा, तो देखा गया कि एक के पास ही दोनों फायदा है, डॉलर भी ले येन भी ले तो उसका ही रेट कम है, बट दोनों तो वो लेगा नहीं. तो सबसे कम कौन देखा गया कि येन है. तो और ऐसे भी ऑटोमेटिक ये नियम होता है स्वैप में, क्या होता है जो दूसरे वाले को चाहिए वो मैं दूंगा, जो सामने वाले को चाहिए तो वो करेगा. तो बी को क्या चाहिए था येन, तो मैं येन में बोरो कर लूंगा. मेरे को क्या चाहिए डॉलर, तो आप डॉलर पे बोरो कर लोगे, फिर हम एक्सचेंज कर लेंगे. समझ आया क्वेश्चन नंबर 6. प्लीज मार्क इट क्वेश्चन नंबर 6. क्वेश्चन नंबर 6 को प्लीज मार्क कर लो. क्वेश्चन नंबर 8. Electra Space is consumer electronics wholesaler. The business of the firm is highly seasonal in nature. ये बहुत seasonal है. In 6 months of a year, firm has a huge cash deposit and especially near Christmas time. तो क्या हुआ, बोलते 6 महीने का बहुत अच्छा कैश डिपॉजिट होता है, कब, क्रिसमस टाइम पे. एंड अनदर 6 मंथ्स फर्म फेसेस कैश क्रंच. और मतलब 6 महीने इसके पास बहुत पैसा रहता है, 6 महीना भिखारी बन जाते हैं, लीडिंग टू borrowing a money
टू कवर इट्स एक्सपोजर फॉर रनिंग द बिजनेस, मैंने 6 महीने इतना भिखारी हो जाता है कि उसको भाई लोन लेना पड़ता है। सॉरी फॉर द वर्ड्स बट दैट इज इंपॉर्टेंट फॉर यू टू बी एंटरटेन्ड। It is expected that the firm shall borrow a sum of 50 million for the entire period of slack season. Slack season मतलब क्या होता है भाई, जो खराब टाइम है, क्या बोलता है, उसको चाहिए 50 मिलियन फॉर द एंटायर पीरियड, अबाउट 3 महीने बाद उसको स्लैक सीजन के लिए चाहिए। अब उसका स्लैक सीजन कितना था, 6 महीना, 3 महीना, 9 महीना, 12 महीना, कितना, 6 महीना। तो वो क्या बोल रहा है, उसको कौन सा एफआरए चलेगा फिर, 3 महीने बाद उसको कितना दिन के लिए चाहिए, 6 महीना, माने 3/9 एफआरए चाहिए होगा। तो 3/6 काम का है क्या, नहीं। अब बैंक एज अ फॉलोइंग कोटेशन स्पॉट दिया हुआ है 3/6, 3/9, 3 मंथ का 50,000 फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट मैच्योरिंग इन अ पीरियड ऑफ 3 मंथ्स, ये दिया हुआ है फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट। यू आर रिक्वायर्ड टू हाउ एन एफआरए शुड बी यूजफुल। अगर एक्चुअल रेट 4.5-6 हुआ है, ये तो आप कर लोगे। सेकंड बोला हाउ, क्योंकि मेरे को पता है मेरे को यूज कौन सा करना है, 3/9 एफआरए, ठीक है। और एफआरए में क्या कर रहा हूँ, बाई कर रहा हूँ, मतलब मैं कौन सा यूज करूंगा, 5.64 या 5.94। याद करो ये इंटर बैंक का रहता है, मैं अगर बाई करूँ, वो क्या करे सामने वाला सेल, तो मैं 5.94 लूंगा। फ्यूचर वाला खाली बस देख लो। फ्यूचर का फॉर्मूला क्या था, पहले मेरे को नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स निकालना है, कैसे, अमाउंट ऑफ बोरिंग डिवाइडेड बाय द कॉन्ट्रैक्ट साइज मल्टीप्लाइड बाय द ड्यूरेशन ऑफ द लोन डिवाइड बाय 3 मंथ। अमाउंट मेरे को बोरो कितना करना है, 50 मिलियन। मेरा कॉन्ट्रैक्ट साइज कितना बोल दिया मेरे को, 50,000, मल्टीप्लाइड बाय मेरे को ड्यूरेशन कितना चाहिए, 3 महीना, डिवाइड बाय 12/3, सॉरी 6 महीना डिवाइड बाय 3, बिकॉज पीरियड ऑफ 3 मंथ्स बोले, एक फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट का मैच्योरिटी पीरियड कितना, 3 महीना, ड्यूरेशन कितना था, 6 महीने के लिए, तो मेरे को डबल चाहिए होगा, तो 200 कॉन्ट्रैक्ट। द फाइनल आउटकम, अभी इसका भी फाइनल आउटकम निकाल लो। ओपन के 94.15, बाइक के 100 माइनस 4.5, 6.5, इजी है, ठीक है। क्वेश्चन 8 आया ना। अब क्वेश्चन नंबर 10 करेंगे। क्वेश्चन 10 क्या बोलता है, टेक्सटाइल मैन्युफैक्चरर्स टेकन फ्लोटिंग इंटरेस्ट लोन ऑफ 40 लाख, 40 लाख का लोन लिया है, और 1 अप्रैल 2012 को 1 अप्रैल को लिया है 40 लाख का लोन। द रेट ऑफ इंटरेस्ट एट द इंसेप्शन ऑफ लोन इज 8.5% पर एनम। इंटरेस्ट इज टू बी पेड एवरी ईयर ऑन 31st मार्च, तो 8.5% है, हर साल देना पड़ेगा 21 मार्च को, एंड द ड्यूरेशन इज 5 ईयर, 4 साल। इन द मंथ ऑफ अक्टूबर 2012, मतलब अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, 6 महीने बाद, द सेंट्रल बैंक of the country released the following projection about the interest rate likely to prevail। 13 में क्या होगा, 14 में क्या होगा, 15 में क्या होगा, 16 में क्या होगा, ठीक है। एडवाइज हाउ borrower can hedge risk arising out of expected rise in the rate of interest when he is interested in pegging his interest cost at 8.5 and if option on interest rate is available at 0.57%। मतलब यहाँ पे ऑप्शन से आप कैसे कर सकोगे, और उसको चाहिए 8.5% ही मैक्सिमम दे पाएगा। Assume that the premium negotiated by both the party at the above mentioned rate which should be upfront paid and the actual rate दिया हुआ है, मेरे को डेट दिया हुआ है, and ये दिया हुआ है। Evaluate how the settlement will be expected executed on the respective interest rate due date। पहला वाला मेरे को बोला ड्यू ऑप्शन के साथ क्या क्या होगा, सेकंड मेरे को बोला क्या होगा नहीं होगा, ये बताओ। पहले समझते हैं, borrower does not want to pay more than ये on this loan where the rate of interest is likely to rise beyond this, hence is advised to hedge the risk by entering into an agreement to buy the interest rate caps with the following parameters। obviously अगर मैं चाहता हूँ इसके ऊपर नहीं जाए, तो मैं क्या करूंगा, इसके ऊपर जाएगा तो मेरे को फायदा चाहिए, तो मैं कैप लूंगा, ठीक है। नोशनल 40 लाख होगा, स्ट्राइक रेट 8.5, रेफरेंस रेट जो दिया हुआ रहेगा वो कैलकुलेट करूंगा मैं हर 31 मार्च को। तो ड्यूरेशन ऑफ द कैप 4 साल का है, तो 31 मार्च, 12, 13, 13, 14, 14, 15, 15, 16, 4 साल का होगा, 6 महीना चल गया है, तो 3.5 साल का मैं बेसिकली लूंगा, बराबर। प्रीमियम फॉर कैप्स नेगोशिएबल होगा, टू परचेज दिस, ये सब नहीं चाहिए, इतना हो गया। अब मैं इवेल्युएट करूंगा 31 मार्च को, इंटरेस्ट रेट क्या है, 10.2, 11.5, 9.25, 8.25, ये मैंने दे दिया। मैं ऑप्शन एक्सरसाइज करूंगा कि नहीं, अगर मैंने 8.5 मैं बोला था, अगर 10.2 हो गया मैं एक्सरसाइज करूंगा, यस। 11.5 यस, 9.25 यस, 8.25 नो, बिकॉज मैं चाहता था 8.5% के ऊपर मेरे को बोरो नहीं करना पड़े। अगर 2016 में जाके वो रेट 8.25 हो गया, मैं थोड़ी 8.5 में बोरो करूंगा, मैं वो चॉइस को जो लॉटरी टिकट है गिर दूंगा, मैं बोलूंगा मैं 8.25 पे बोरो करूंगा, बराबर। तो मैं एक्सरसाइज करूंगा। कंपेंसेशन क्या होगा, मैं वही जैसे हमने उन्हें पहला क्वेश्चन नंबर 2 में निकाला, सेम करके कॉस्ट निकाल लेंगे। समझ आया क्वेश्चन नंबर 8, सॉरी क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन 17 करेंगे। एमपीबी लिमिटेड इश्यूज 50 मिलियन फ्लोटिंग रेट लोन। ये लोन कैसे फ्लोटिंग रेट, मतलब इट विल कीप ऑन चेंजिंग द इंटरेस्ट रेट ऑन July 1st 2018 विद रीसेटिंग ऑफ कूपन एवरी 6 महीने इक्वल टू लीबर प्लस 50 बीपीएस।
मतलब हर 6 महीने बाद वो चेंज होगा। कैसे चेंज होगा? लीवर का जो रेट प्लस 50 बेसिस पॉइंट। एफबीडी इज इंटरेस्टेड इन इंटरेस्ट रेट कॉलर स्ट्रेटजी। कॉलर क्या होता है? हमने कॉलर ऑप्शंस पढ़ा था कि भाई कॉल बाई करूंगा, एक पुट बाई करूंगा, मतलब ऊपर भी हेज कर लूंगा, नीचे भी हेज कर लूंगा, बराबर, कि ऊपर जाने से मेरे को फायदा मिले एंड नीचे जाने से भी मेरे को फायदा मिले। ऑफ सेलिंग अ फ्लोर एंड बाइंग अ कैप। बट ये क्या कर रहा है? ठीक है, एक ही बात, ये सेल कर रहा है फ्लोर, मतलब नीचे जाएगा नहीं, नीचे नहीं जाएगा ये बोल रहा है। भाई वो सेल कर दिया, ऊपर क्या किया? कैप बाई का, ऊपर जाएगा तो फायदा, मतलब वो बोले यही रेंज पे रहेगा। ठीक है। एमबीडी बाइज द 3 कैप एंड सेल 3 फ्लोर एज पर द फॉलोइंग डिटेल्स। मेरे को दिया हुआ स्ट्राइक रेट मतलब 5% फ्लोर। ये बोला 5 टका के नीचे नहीं जाएगा, नीचे जाएगा तो पैसा देना पड़ेगा, ऑब्लिगेशन ऑब्वियसली। 8% कैप मतलब 8% के ऊपर जाएगा तो फायदा है मेरा, 8% के नीचे रहेगा तो मैं पैसे लूंगा ही नहीं। प्रीमियम नील सिंस प्रीमियम पेड फॉर कैप, प्रीमियम नहीं देना पड़ा क्योंकि जितना कैप के लिए प्रीमियम दिया उतना ही कॉलर के लिए उसको मिल गया, तो नहीं देना पड़ा। द रीसेट डेट्स दिया हुआ है। यूजिंग द अबव डेट यू आर रिक्वायर्ड टू डिटरमाइन इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट पेड, मतलब हर रीसेट डेट पे उसका क्या इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट है एंड एवरेज ऑफ ओवरऑल क्या है। तो कैप रिसिप्ट कितना होगा भाई? नोशनल प्रिंसिपल मल्टीप्लाइड बाई मेरा जो रेफरेंस रेट नया आया माइनस बाई कैप रेट मल्टीप्लाइड बाई द टाइम पीरियड। तो भाई 2018 को क्या हुआ? मेरा 7% रेट हुआ, बराबर। मैंने कितना पे बुक किया था? 8% पे। तो मैं उस दिन एक्सरसाइज नहीं करूंगा, बराबर, तो इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट कितना हो जाएगा? 7 प्लस 7.5 मतलब कितना था लोन? 50 मिलियन। 50 इंटू 7.5% डिवाइड बाई 2, 1875, मतलब ठीक है मैंने 2 कर दिया, बट अपना टाइम पीरियड आप उस हिसाब से लेना 6/365। ठीक है। 2019 को क्या आएगा? 8% मैं लूंगा क्या? नहीं। 6% नहीं लूंगा, 4.75 नहीं लूंगा, 4.25 नहीं लूंगा, 5.25 नहीं लूंगा, मतलब मैं कैप तो कभी लूंगा ही नहीं, बिकॉज मैं बोला था 8 टका के ऊपर जाएगा तो मेरे को फायदा रहेगा, तब मैं लूंगा, एक्सरसाइज करूंगा। बट 8 के नीचे ये मैं क्यों लूं भाई? जितना कम है उतना ही मेरा फायदा। फ्लोर देखूंगा, मैंने क्या बोला था भाई? इसके नीचे नहीं जाने वाला है। तो 7 इज इट ग्रेटर देन 5? तो एक्सरसाइज नहीं हुआ। 8 5 ग्रेटर देन 5, 6 ग्रेटर देन 5, 4.75 लोअर देन 5, मतलब अब मेरे को पेमेंट करना पड़ेगा। तो 62,000 पेमेंट करना पड़ा। कैसे? 5 माइनस 4.75 25 पैसा मेरे को माइनस करना पड़ा। 4.25 हुआ तो 75 पैसा, 5.25 हुआ तो अगेन इट इज ग्रेटर देन द, नहीं करना पड़ेगा। तो नेट पे क्या होगा? मेरे को इंटरेस्ट कितना पेमेंट करना पड़ा? 7 प्लस 1, 8 प्लस 1, 6 प्लस 1, 4.75 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1, ये मेरे को पेमेंट करना पड़ेगा। ठीक है, डेज आप निकाल लेना। ठीक है, पूरा प्रॉपर डेज निकाल लेना, नहीं तो ये जैसे निकाला। कैप तो कुछ है नहीं, तो क्या होता? अगर कैप होता तो क्या होता? मैं इंटरेस्ट कितना पेमेंट किया प्लस कैप में मेरे को फायदा कितना हुआ माइनस मैंने फ्लोर में पेमेंट कितना किया। फ्लोर में माइनस क्यों कर रहा हूँ? बिकॉज मैं ये सेल ऑफ कर रहा हूँ। फ्लोर मैं क्या कर रहा हूँ? आई एम सेलिंग इट। तो मैं क्या कर रहा हूँ? अगर ऊपर रहेगा तो मेरा तो कुछ नहीं, मैं प्रीमियम खा के बैठ गया हूँ, तो मेरा कोई दिक्कत नहीं है। अगर वो प्राइस नीचे चल गया या इंटरेस्ट रेट नीचे चल गया तो मेरे को पैसा देना पड़ेगा। तो जो मेरे को पैसा देना पड़ेगा मतलब मेरे अकाउंट से जा रहा है, मतलब डेबिट हो रहा है, तो मैं माइनस करूंगा। कैप में मैंने पॉजिटिव क्यों किया? बिकॉज आपने क्या किया? आप बोले ऊपर जाने से फायदा है, तो भाई अगर नीचे रहेगा तो मैं कैप एक्सरसाइज ही नहीं करूंगा। मेरे को जो है मैं वही रेट पे लूँ लूंगा, ऊपर जाएगा तो मेरे को फायदा मिल जाएगा, बराबर। ये क्वेश्चन कोई ने टेलीग्राम ग्रुप पे भी पूछा था, तो दिस इज फॉर यू। ठीक है। इंटरेस्ट रेट क्या होता है? इफेक्टिव क्या आएगा? टोटल मैंने कितना दिया डिवाइड बाई 50 मिलियन मल्टीप्लाइड बाई द टाइम पीरियड, ये निकाल लेना। क्वेश्चन 21 करें। क्वेश्चन 21 क्या बोलता है? डीएफ लिमिटेड हैज इंप्लीमेंटेड अ स्ट्रेटजी टू मैनेज इट्स एक्सपोजर टू फ्लक्चुएटिंग इंटरेस्ट रेट बाय एंगेजिंग इन बोथ इंटरेस्ट रेट कैप एंड फ्लोर। मतलब भाई उसको लगता है जो इंटरेस्ट रेट ऊपर नीचे खेलेगा, तो उसके लिए वो क्या किया? मैनेज किया अपने आप को कैप या फ्लोर से। अब कैप बाई भी कर सकता है, सेल भी, फ्लोर कैप फ्लोर भी बाई सेल कर सकता है, मतलब कॉलर स्ट्रेटेजी बेसिकली खेलेगा वो। द कंपनी हैज परचेज 50 लाख डॉलर दैट इज कॉल ऑप्शन ऑन इंटरेस्ट रेट। उसने क्या किया? बाई किया कॉल, मतलब ऊपर जाएगा तो उसको फायदा चाहिए। कैप रेट कितना की? 8%, मतलब उसको 8 टका के ऊपर जाएगा, 8% के ऊपर अगर गया तो उसको फायदा मिलेगा। प्रीमियम क्या दिया? 0.75, मत एट द फेस वैल्यू टू प्रोटेक्ट अगेंस्ट राइजिंग इंटरेस्ट रेट। तो क्या बोला है कि भाई उसने 0.75% ऑफ द फेस वैल्यू, 0.75 और 50 लाख उसने प्रीमियम दिया है। वो क्या बोला? 8 टका के ऊपर जाएगा तो मेरे को फायदा चाहिए, 8 टका के नीचे जाएगा तो मेरा कुछ नहीं है, मैं लॉटरी टिकट को फेंक दूंगा फाड़ के, प्रीमियम मेरा नुकसान तो नुकसान। $50 lakh that is put option on interest rate floor of 5% is also available at a premium of face value। क्या बोलता है? 50 लाख का पुट ऑप्शन भी है अवेलेबल 5% में, 5% में।
इज ऑल्सो अवेलेबल एट अ प्रीमियम ऑफ 0.85, मतलब 0.85 उसको फेस वैल्यू देना पड़ेगा। यू आर रिक्वायर्ड टू एनालाइज द फॉलोइंग सिचुएशन, इफ इंटरेस्ट रेट राइजेस टू 10%, व्हाट इज द अमाउंट रिसीव्ड बाय डीएफ, व्हाट आर द नेट सेविंग फ्रॉम द कैप। अगर 10% हो गया तो क्या फायदा है, क्या इतना मिलेगा। इफ डीएफ ऑल्सो परचेज अ फ्लोट, तो पहला मेरे को बोला था भाई कैप ही लिया खाली पहला क्वेश्चन में, तो कैप बताओ मेरे को। सेकंड मेरे को बोला अगर फ्लोर भी परचेज कर लिया, जो हमने कैप कॉलर स्ट्रेटेजी भी बोला अभी कि फ्लोर ऊपर और नीचे दोनों परचेज कर लिया, तो ये क्या बोल रहे हैं यहाँ पे कि भाई उसने फ्लोर भी परचेज कर लिया, अब बताओ मेरे को कि नेट सेविंग कितना है अगर 10% राइज हो गया। थर्ड बोलता है मेरे को कैलकुलेट नेट सेविंग इफ इंटरेस्ट रेट फॉल्स टू 4% कंसीडरिंग कैप एंड फ्लोर बोथ परचेज। अगर मान लो 4% हो गया आपका क्या नाम है इंटरेस्ट रेट, तो क्या होगा, दोनों परचेज है। इफ डीएफ लिमिटेड हैज परचेज द कैप एंड सेल द फ्लोर, मतलब जैसे पहला वाला क्वेश्चन कैप परचेज किया एंड सेल फ्लोर सेल किया, एंड देयर इज अ प्राइस राइज इज इन 11%, प्राइस मैंने इंटरेस्ट रेट अगर 11% हो गया, नेट सेविंग क्या होगा। तो मेरे को बताओ पहला दोनों क्वेश्चन में तो मेरे को फायदा तो कैप में है ही, बिकॉज मैंने 8% में बोला 10% हो गया, 2% फायदा है। थर्ड वाले में क्या 4% हो गया, तो मतलब कैप पे तो नुकसान है कि कैप का प्रीमियम बकवास चल गया, एंड फ्लोर का क्या था 5%, मतलब 1% वहां फायदा रहेगा। और दोनों में और फोर्थ वाले में तो दोनों में ही फायदा होगा, क्योंकि प्रीमियम अगर फ्लोर मैंने बेच दिया तो उसका प्रीमियम मैं खा के बैठा हूँ, और वो उस पर कुछ होएगा नहीं, मेरे को देना नहीं है। कैप में तो मेरे को 3% फायदा है। तो देखते हैं पहला वाला प्रीमियम मैंने कितना दिया 50 लाख इंटू 0.75%, तो 37,500, इंटरेस्ट 2% से बढ़ गया तो 2% ऑफ 50 लाख इंटू कितना महीना कुछ बोला है नहीं, तो 1 लाख, तो मेरे को नेट फायदा कितना हुआ, मेरे को नेट फायदा हुआ 1 लाख मेरे को मिला, माइनस मैंने 37,500 दे दिया था, तो 62,500 मेरे को फायदा हुआ बराबर। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन है अगर मैंने फ्लोर भी परचेस कर लिया, तो फ्लोर भी अगर मैंने कैप भी परचेस किया फ्लोर भी परचेस किया, तो मेरे को प्रीमियम देना पड़ेगा। तो टोटल मैंने प्रीमियम कितना दिया 0.85% प्लस 0.75, मतलब 1.6% मैंने प्रीमियम दिया और 50 लाख, तो मैंने प्रीमियम कितना दे दिया यहाँ पे 80,000 प्रीमियम ही दे दिया मैंने। अगर कर दिया तो फायदा क्या है, तो मेरा भाई फ्लोर पे तो कुछ आएगा नहीं, फ्लोर बेकार चल गया, ठीक है, नीचे जाए नीचे गया नहीं 10% गया, तो मेरे को 2% फायदा है, 2% ऑफ 5 लाख 1 लाख, ठीक है। तो मेरे को कैप में फायदा मिला 1 लाख और मैंने प्रीमियम दे दिया 80,000, तो मेरा 20,000 का फायदा है, ठीक है। थर्ड मेरे को बोला नेट सेविंग अगर राइज हो जाता है, तो मैंने प्रीमियम तो देखो मेरा प्रीमियम तो बराबर ही है, बराबर 80 के। अब मेरा कैप पे तो कोई फायदा नहीं मिलेगा मेरे को, क्योंकि कैप तो वर्थलेस हो गया। फ्लोर में कितना फायदा मिला 1%, तो 50 लाख का 1% मैंने 50 के, तो मेरे को यहाँ पे नेट लॉस हो गया 30 के, क्योंकि मैंने प्रीमियम दिया 80,000, आई एक्सपेक्टेड मैंने कैप और फ्लोर का दोनों का प्रीमियम दिया 80,000, तो मेरे को 80,000 मिनिमम कमाई होता तो मेरा लॉस नहीं होता, बट मेरा कमाई हुआ है 50,000, क्यों, क्योंकि 5% का कैप मैंने फ्लोर बेचा था, वो अभी 4 हो गया, तो 1% का ही है, तो नेट लॉस होगा कितना, हाँ 30,000। फोर्थ वाला में क्या हो गया, उसने कैप बेचा, कैप बाई किया, मतलब 0.75 उसको देना था बराबर, और उसने फ्लोर बेच दिया, मतलब फ्लोर में प्रीमियम मिला, मैंने 0.85 मिल गया उसको, तो उसको नेट पे कितना मिला 10 पैसा मिला, तो 50 लाख इंटू 0.1% उसको मिला, ठीक है। और उसको कैप पे कितना फायदा हुआ, कैप पे फायदा हुआ 11% हो गया, 8% का था उसका, मल्टीप्लाई 50 लाख, मतलब 1.5 लाख यहाँ मिला, और यहाँ पे मेरे को मिलेगा 5,000, तो 1,55,000 बराबर है, ठीक है। क्वेश्चन 21 इजी था, ठीक है। क्वेश्चन 22 दा बोलता स्पॉट रेट मेरे को दिया हुआ है, स्पॉट यूएसडी जेपीवाई दिया हुआ है, मतलब 1 जेपीवाई इक्वल्स टू $116, मेरे को डिपॉजिट रेट दिया हुआ है यूएसडी का जेपीवाई का, वेदर एफआरए 3 months FRA rate, whether 3 months FRA rate at 3 months forward for yen should be nil or not। क्या बोला, 3 महीना FRA रेट एट 3 months फॉरवर्ड, मतलब 3 into 6 का फॉर येन शुड बी नील और नॉट, समझो येन नील ही होगा ना, क्योंकि मेरा जेपीवाई में 0.25 0.25 दोनों ही तो एक है,
ठीक है। सेकंड बोलता है व्हाट शुड बी 3 मंथ्स एफआरए रेट एट 3 मंथ्स फॉरवर्ड, मतलब 3 into 6, 3 into 6 का निकाल लो क्या होगा। 3 into 6 का निकाल लो। एफआरए निकालना आता है या नहीं? हमने फॉरवर्ड रेट एफआरए नहीं सीखा है ना। अच्छा, 3 महीने का रेट दिया हुआ है और कितना का दिया हुआ है, और मेरे को 6 महीने का रेट दिया हुआ है। ठीक है, मेरे को एफआरए कितना निकाल, मेरे को क्या बोला, 3 महीने बाद 3 महीने का, मतलब मेरे को 3 into 6 का एफआरए रेट निकालना है। कैसे निकलेगा? मेरा जो हायर रेट है, द बिगर फैक्टर 1 प्लस ये वाला 6 का, 6 का टू द पावर पावर टाइम मल्टीप्लाइड बाई मेरा एफआरए रेट टाइम मल्टीप्लाइड बाई मेरा जो छोटा वाला रेट है, ठीक है, द मिनिमम वाला 3 का, इसका टाइम। यहाँ से मेरे को एफआरए रेट मिल जाएगा। दिस इज द फॉर्मूला, बिगर फैक्टर मल्टी इक्वल्स टू दी मेरा एफआरए रेट मल्टीप्लाइड बाई दी स्मॉल फैक्टर। ठीक है, तो मेरा ये बिगर फैक्टर क्या है, मेरा बिगर फैक्टर इज 0.05, डिपॉजिट रेट लेंगे बराबर 0.05। क्यों बोला वेदर शुड बी बाई और 3 मंथ, वेदर शुड, ठीक है, ठीक है, 1.05 इंटू 6/12, 1.045, 045 इंटू 3/12, और मेरे को 3/6 का निकालना, तो ये मैंने निकाल दिया। क्या बोला, एनालाइज इज एनी आर्बिट्राज opportunity available if the 6 and 12 libor for USD are 5 and 6.5% respectively and bank exposure is quoting इतना। तो क्या बोला मेरे को 6 मंथ इंटरेस्ट रेट बोला है 5%, 6 मंथ 5% एंड 12 मंथ का कितना बोला है 6.5%, 12 मंथ का कितना बोला है 6.5%। फ्यूचर वैल्यू 12 मंथ्स फ्रॉम नाउ इज अ प्रोडक्ट, ये सब ये लाइन इसे हटा दो। अब मेरे को पहले 2 महीना का उसका निकाल के बताओ, एफआरए बताओ 6/12 का क्या होगा, 6 इंटू 6 का क्या होगा ये बताओ मेरे को। तो मेरा फ्यूचर 12 महीने का कितना है, 6 महीने का कितना, मेरे को 6/6 का निकालना है, तो मैंने निकाली 6 मंथ फॉरवर्ड ये। बैंक कितना कोट करे 6.5 और 6.75, देयरफॉर देयर इज एन आर्बिट्राज 7.8 में आप करोगे अर्निंग इंटरेस्ट एंड पेइंग 6.7 पे, तब क्या करोगे 6 महीने के लिए बोरो करोगे, बोरो फॉर 6 मंथ्स, बाय एन एफआरआई एंड इन्वेस्ट फॉर 12 मंथ्स। ठीक है, टू गेट इतना। ये वाला क्वेश्चन क्या है ना, दो क्वेश्चन चाहिए, क्वेश्चन नंबर 22 एंड क्वेश्चन नंबर सम, और एक क्विक क्वेश्चन है जो मैंने पहले भी करवाया। ये दोनों क्वेश्चन मैंने टेलीग्राम ग्रुप पे ऑलरेडी डिस्कस किया, तो मैं और डिटेल पे नहीं जा रहा हूँ। ठीक है, एक ही सेम चीज दो बार करके वी डोंट हैव टू वेस्ट आवर टाइम, बराबर। अब क्वेश्चन नंबर कौन सा करेंगे, क्वेश्चन 24, समझो क्या बोलते हैं। अभी हम जब बॉन्ड्स करते हैं ना, जो स्वैप्स करते हैं यहाँ पे, जो मेरे बॉन्ड्स को करते हैं हम, फ्यूचर बेसिकली जो करते हैं, फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, ये सब फिजिकली सेटल भी होता है, कैश सेटल भी होता है। फिजिकली सेटल में क्या होता है, दो चीजें होती है, एक हो गया चीपेस्ट टू डिलीवर 60 जिसको बोल सकते हैं, और एक कन्वर्शन फैक्टर। अब चीपेस्ट टू डिलीवर क्या होता है वो समझो। चीपेस्ट टू डिलीवर मतलब अगर मेरे पास बास्केट ऑफ सिक्योरिटीज है, मान लो मेरे बास्केट में 10 बॉन्ड है, इसमें से कौन सा कम एक्सपेंसिव है, सबका क्रेडिट रेटिंग बराबर है, सबका मैच्योरिटी ऊपर, सब कुछ सेम है मान के चलो, बट फिर भी कौन सा है जो इनएक्सपेंसिव है, मैच्योरिटी अलग होगा ऑब्वियसली, बट फिर 30 ईयर्स 40 ईयर्स 50 ईयर्स सब लॉन्ग टर्म बॉन्ड्स होते हैं इस पे। तो कौन सा इनएक्सपेंसिव है, मैंने 10 में से कौन सा मैं आज अगर निकाल दूं तो मेरे को खर्चा कम पड़ेगा, वो हो गया चीपेस्ट टू डिलीवर बॉन्ड। कन्वर्जन फैक्टर क्या होता है कि भाई मेरे को मैं उसको कन्वर्ट कैसे करूं, ठीक है, एक फैक्ट मतलब इक्वल टर्म्स पे कैसे लाऊं, मान लो ड्यू टू मैच्योरिटी, मान लो कोई भी एक ऐसा एप्पल टू एप्पल कंपैरिजन कैसे करो, टू टू मेक एप्पल, एक जगह एप्पल है एक जगह ऑरेंज है, नाउ आई हैव टू मेक एन एप्पल टू एप्पल कंपैरिजन, तो एप्पल टू एप्पल कंपैरिजन के लिए मेरे को ऑरेंज का एप्पल लाना पड़ेगा, तो वो जो लाने के लिए क्या करना पड़ेगा, मेरे को कन्वर्जन फैक्टर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, दैट इज कन्वर्जन फैक्टर। क्वेश्चन 24 क्या बोलते हैं, इन मार्च 2022 एसएमडी बैंक सोल्ड 7% इंटरेस्ट रेट फ्यूचर अंडरलाइंग नोशनल 7.5 कूपन बॉन्ड्स, द एक्सचेंज रेट प्रोवाइड्स द एलिजिबल सिक्योरिटीज, ये 5 सिक्योरिटीज है, recommend the cheapest to deliver security that शुड बी डिलीवर्ड बाय एसएमडी, फ्यूचर सेटलमेंट प्राइस 10,000। सीटीडी कैसे निकालते हैं ना, जो इनएक्सपेंसिव है, सीटीडी क्या बोलता है,
मेरा स्पॉट और सेटलमेंट प्राइस का जो डिफरेंस है, उसका जो मिनिमम होता है, जितना कम आएगा वही मेरा फ़ायदा है। तो मैं सेटलमेंट प्राइस कितना हुआ है 10,000, अब मेरे को खाली निकालना है स्पॉट प्राइस। तो मेरे को क्या बोला फ्यूचर सेटलमेंट दिया हुआ है, कन्वर्शन फैक्टर दिया हुआ है। मैं क्या करूँगा क्योंकि मेरा फ्यूचर सेटलमेंट प्राइस मल्टीप्लाइड बाय कन्वर्शन फैक्टर ये तो मेरे को देना है। तो 9,060 और मेरा स्पॉट प्राइस दी हुई है 9264 तो मेरा प्रॉफिट और लॉस जो सबसे कम आएगा। तो 6.80 पे सबसे कम है। ठीक है, मेरे को सबसे फ़ायदा ऑब्वियसली कम मतलब क्या खर्चा कहाँ कम आएगा? खर्चा का मतलब मेरा प्रॉफिट जहाँ ज़्यादा। तो 6.8 पे सबसे मेरा ज़्यादा प्रॉफिट है 420 6.5 दूँगा तो मेरा 204 का लॉस है। 6.85 दूँगा तो 80 का लॉस है। 8.44 दूँगा तो 280 का ही बस फ़ायदा है। 8.55 तो 411 बट 6.85 तो 420 तो यही दूँगा। क्वेश्चन नंबर 24 इसके लिए प्लीज़ मार्क इट। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 22 बस मैंने इसीलिए थोड़ा फास्ट करवाया बिकॉज़ क्वेश्चन 22 और एक जो क्वेश्चन है वो दोनों क्वेश्चन्स मैंने ऑलरेडी आई हैव अपलोडेड आई हैव डिस्कस्ड इन अच्छे से इन द टेलीग्राम ग्रुप। तो प्लीज़ वो दोनों क्वेश्चन्स एटलीस्ट वहाँ से देख लेना। अ, सामने ही होगा मैं उसको वो कर दूँगा, पिन कर दूँगा सो दैट यू गेट टू नो दैट। अदरवाइज़ नथिंग टू वरी अबाउट बाकी सब हो गया है। प्लीज़ मेक श्योर यू प्रैक्टिस अ लॉट इन दिस एटलीस्ट द ऑप्शंस वाला ये सब प्रैक्टिस कर लो एंड लेट मी नो अगर आपको कोई भी डाउट है, ठीक है? कुछ भी डाउट है प्लीज़ लेट मी नो इन द टेलीग्राम ग्रुप और हम फिर वहाँ पे सॉर्ट आउट कर लेंगे, ठीक है? आज के लिए हम इतना ही रखेंगे, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए एन्जॉय करें एंड क्यूरियस रहिए बिकॉज़ क्यूरियोसिटी विल हेल्प यू डिस्कवर इंटरेस्ट एंड ग्रो इन योर लाइफ।